देखो एग्जैक्टली जो हमने काम किया था, अभी हम जो समझने वाले आज हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पहले समझेंगे, ठीक है। और अभी हमने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, बहुत सिंपल सा काम किया था कि हमने कुछ डेटा मॉडल में बनाया था, उस मॉडल को सर्विस एक बनाई थी, उसको हमने डायरेक्टली इंस्टेंशिएट करके कंट्रोलर पे डेटा को डिस्प्ले करा दिया था, ठीक है। तो अभी हमने जो काम किया था कुछ ऐसा ही काम किया था। अब बात यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे कि भाई अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इसको हम लोग प्रॉपर इंजेक्ट कराएं, यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो डॉटनेट कोर के अंदर मतलब बिल्ट इन है, जो इसका फीचर है, उस फीचर का एडवांटेज कैसे लिया जाए, कैसे हम डॉटनेट कोर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करेंगे, इसको हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझना पड़ेगा कि भाई देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो सर्विस के इंस्टांस होते हैं, उन इंस्टांस को हम खुद मैन्युअली ना मैनेज करके किसी एक दूसरी सर्विस को दे देते हैं। वो सर्विस क्या करता है, उसे मैनेज करता है। अब वो डिसाइड ये करता है कि कब नया इंस्टांस क्रिएट करना है, कब पुराने इंस्टांस को डाटा देना है, कब अलग अलग टेक्निक से वो हैंडल करके या कंट्रोल करके आपको वो चीजों को बताता है, समझाता है या देता है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी पे आपको काम करना है। तो यहाँ पर चूंकि डॉटनेट कोर के अंदर ये चीजें क्या है, बिल्ट इन है, तो बिल्ट इन फीचर और बिल्ट इन बिहेवियर में सारी चीजें आपको वैसे ही मिल जाएंगी जैसे आपको बनी है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो भी हमारे पास, तो हमने राउटिंग वाउटिंग का कंसेप्ट किया था, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारे पास मेनली यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर है और कौन है, होम कंट्रोलर है। जो हमारा डेटा हमने बनाया था उसको जनरली हमने एक कंट्रोलर पे एक्सेस किया था और उसे यूज किया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय कंट्रोलर था, देखिए, और होम कंट्रोलर पे हमने कुछ डेटा बना करके, जो हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने पास कंट्रोलर था एम्प्लॉय वाला, और इस पे आपने सर्विस का इंस्टांस बना के जो डाटा गेट किया था वो आपने क्या किया, यहाँ पर शो किया था, ठीक है। तो ये कंसर्न था, और इस डाटा को आपने अपने व्यू पे, यानी कि एम्प्लॉय वाले व्यू पे जा करके, यहाँ पे जाकर आपने क्या किया था, इसको लूप लगाया था, लूप लगा के डाटा को फेच किया था, फेच करके आपने इसको दिखाया था। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, ये डेटा बनाया था और दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात किया था कि भाई हमने एक फॉर्म भी छोटा सा बनाया था, इसमें एम्प्लॉय का नेम और ईमेल ऐड किया था, और ऐड करने पर हम ऐड कर रहे थे तो डेटा ऐड तो हो रहा था, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका हमने मतलब ये समझा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप, क्या होता है कि जब आप कभी भी एक ही कंट्रोलर को बार बार एक्सेस करते हो तो क्या होता है कि आपका डेटा री इनिशियलाइज हो जाता है, यानी कि इंस्टांस आपका रिक्रिएट हो जाता है। और जब इंस्टांस रिक्रिएट होगा तो हर बार क्या करेगा, एक नई मेमोरी एलोकेट कर लेगा, और जो पुराना इंस्टांस होगा उसको क्या कर देगा, लेफ्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होता था, या इससे क्या होता है कि आपका जो इंस्टांस था वो हर बार एक नया है, फ्रेश मेमोरी में फ्रेश रिकॉर्ड दे रहा है, जिससे आपका ओल्ड रिकॉर्ड आपको क्या हो रहा है, जो नया रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो वो रिकॉर्ड आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे अचीव करने का तरीका, हमारे पास यह टेक्निक क्या होगी, किस तरह से हम इसे अचीव करेंगे, इसे हमें समझना पड़ेगा। इसे अचीव करने के लिए भाई हम पहले इसको ऐड करके समझते हैं कि कैसे अचीव करना है। तो जब हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन में काम करते हैं, जो रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं, उसमें जब काम करेंगे तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वंस इंटरफेस। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और उस इंटरफेस के अंदर जो जो मेथड की आपको रिक्वायरमेंट है वो मेथड आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और आपको अपनी जो सर्विस है उस सर्विस से इंटरफेस को कनेक्ट कराना पड़ेगा। यानी कि भाई आपका जो इंटरफेस बनता है उसे कोई क्लास इंप्लीमेंट करता है, तो यहाँ पर आपकी ये सर्विस जो होगी उसे क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो सर्विस क्लास आपका डेटा इंप्लीमेंट कर देगा, और उसके बाद आप इसे ले जाकर के कॉन्ट्रैक्ट को और सर्विस को दोनों को डिपेंडेंसी इंजेक्टर में इंसर्ट करा देंगे, और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर। इसका स्टेप होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे कैसे काम करेंगे हम, कैसे ये चीज प्रोसेस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा। आप 2-3 बार करोगे जब इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, तो आपको ये चीज क्लियर होने लगेगी, ठीक है। बट स्टेप्स देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस के अंदर एक फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन का नाम रखा था हमने एक गेट एम्प्लॉइज और एक पोस्ट एम्प्लॉय, ये दो फंक्शन बनाए थे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये मेथड हम पहले चल के डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे, इंटरफेस के अंदर। अब मॉडल में ही चलेंगे, यहाँ पर एक क्या बनाएंगे,
इंटरफेस बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे हम लोग इंटरफेस के लिए। फोल्डर बना सकते हो आप, यहाँ पर बना लो। जैसे फोल्डर बना दिया मैंने मॉडल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट नाम का फोल्डर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंटरफेस होता है, तो इसके अंदर हम इंटरफेस बना लेंगे अपना। लेट्स क्रिएट अ क्लास, द क्लास इज टाइप ऑफ इंटरफेस। यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इंटरफेस और इसका नाम क्या दे देंगे आप, आई। क्या नाम दिया आपने, आई। अब इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर की जाती है। तो आपने यहाँ पर जो सर्विस आपने की थी या जो अपनी सर्विस बनाई थी, इसके अंदर जो दो मेथड है, एक मेथड ये हो गई, इसको कॉपी करो यहाँ पर ले चलो डिक्लेयर कर दो, एक डिक्लेरेशन हो गया। और दूसरा वाला भी डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, पोस्ट वाला, इसको भी कॉपी किया और आपने यहाँ पर क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। दोनों मेथड डिक्लेयर हो गई, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर। डिक्लेरेशन आपने मेथड का कर दिया इंटरफेस के अंदर। पहला मेथड क्या है, गेट एम्प्लॉई जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई को रिटर्न कर रहा है। दूसरा आपका क्या है, पोस्ट एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई को क्रिएट करने का काम कर रहा है। स्टेप नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। एंड नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस इंटरफेस को क्या करना है, यहाँ पर इनहेरिट करना है। इट्स आई, नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा बिकॉज फोल्डर के अंदर है, तो आपको नेम स्पेस ऊपर कंट्रोल डॉट करके आप इसे रिजॉल्व कर लो, और चाहे आप ऊपर जाके यहाँ नेम स्पेस ऐसे ऐड कर दो, वेब एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन नाम डॉट मॉडल्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर इंटरफेस। अब चूंकि इंटरफेस में ऑलरेडी मेथड इंप्लीमेंट है, तो इंप्लीमेंट करना नहीं है क्योंकि पहले हमने इसको कर रखा था। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं किया होता तो हमें इंप्लीमेंट क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता ना, इंप्लीमेंट करना पड़ता। दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका डन हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप चलेंगे कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जहां पर आपने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर आपने क्या किया था, अपने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब क्या है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, आप अपनी सर्विस का इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, आप किसका इंजर्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि इंटरफेस को। तो यहाँ पर हम उठाएंगे पब्लिक प्राइवेट आई एम्प्लॉय, सेम होगा वही, आई एम्प्लॉय एंड जस्ट दिस शुड बी अ नेम ऑफ सर्विस। अब कुछ भी दे दो नाम, बट मैं सर्विस देता हूँ। नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ऐड कर लेंगे वैसे ही। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से नया इंस्टेंस क्रिएट करके, ऐसे भी बनता है इसका, यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम्प्लॉय, ठीक है, एंड जस्ट टू एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या करेंगे, सर्विस इक्वल टू एम्प्लॉय, ऐसे इसको इंसर्ट कराते हैं। दिस इज अ टेक्निक टू इंसर्ट द सर्विस, मतलब कैसे सर्विस इंसर्ट करानी है, यहाँ पर आप इसे देखेंगे कैसे आपको करानी है। अब यहाँ पर कुछ कह रहा है, आई एम्प्लॉय इज नॉट एक्सेसिबल या लेस एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ आपने इंटरफेस सामने कीवर्ड नहीं यूज किया है पब्लिक या इंटरनल। So should we use the public or internal keyword because of access करना है आपको है। तो यहाँ पर देखो अपने आप ये रिजॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर इतना काम तो हो गया, लेकिन अगर मैं अभी इसे रन कराऊंगा मुझे एरर मिलेगी। अब पहले एरर समझ लेना, फिर मैं अगला स्टेप को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो पहले आप इसकी एरर को समझना, मैं डिबगर हटा दे रहा हूँ। जो एरर इसमें आएगी सर्विस को कॉल करने में, इसको उसको समझने का प्रयास करना। इसके साथ देखो काम करने में इसी में थोड़ा सा एक ही चीज होता है ना, कई चीजें ऐसी होती है स्टेप्स में होती है, तो स्टेप्स आपको नोटिस करने पड़ेंगे और उसे समझने पड़ेंगे, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपने ऊपर नीचे स्टेप्स कर दिए तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको दिक्कत होगी चीजों में, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं, कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हो छोटा सा, आप एक ही काम प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब है स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो एक ही लेयर में काम कर रहे हो। जब मल्टी लेयर में काम करते हैं ऐसे बहुत सारी लेयर होंगी, फिर उस लेयर में गए, उस वहाँ डेटा बनाया, वहां पर कॉल किया, फिर वहां से कहाँ प्रिपेयर किया, ये सब चीजें आपको समझ के रखनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा कंसर्न बनेगा इसमें। कितने दिन गायब कहाँ थे, कितने दिन छुट्टी पे थे, तुम्हारा एक्सपेक्ट करने वाला था, नहीं आ रहे हो। अब देखिए आपका एम्प्लॉय होम वाला कंट्रोलर चल रहा है कि किसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जैसे मैं एम्प्लॉय वाले को एक्सेस करूंगा, ये एम्प्लॉय वाला था, इसको जैसे मैं एक्सेस करूंगा देखो मुझे क्या मिला, एक्सेप्शन मिल गया। और इस एरर को बहुत समझना, ये बहुत ज्यादा आती है लोगों के प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में एरर बहुत कॉमन एरर है, बहुत ज्यादा आती है।
इसे समझने का प्रयास करना है, एरर पढ़ना और समझना ये क्या कह रहा है। कह रहा है अब इसको सिंपल पढ़ो ना, कह रहा है इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन का टाइप हो इनवैलिड ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वो वैलिड थोड़ा सा नहीं लग रहा है उसको, बिकॉज आपने स्टेप्स को कंप्लीट नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई। अनएबल टू रिजॉल्व द सर्विस टाइप फॉर वेब एप्लीकेशन 2.models.contract.iEmployee। iEmployee आपने भाई आपने क्या किया, iEmployee एक इंटरफेस बनाया है, ठीक है, जिससे आपने क्या किया है, एक सर्विस को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, ये भी ठीक है। आपने iEmployee को इंसर्ट कराया आपने कहां पर, कंट्रोलर के अंदर, ये भी ठीक है, आपने इतना काम किया, लेकिन क्योंकि iEmployee जो है ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ रिजॉल्व ना होने का मतलब क्या है, इसका जो इंस्टेंस है वो मैनेज या क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने जिसको बात की थी, जिस कंटेनर की, जो कंटेनर उस इंस्टेंस को क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, उसको हमने इसे प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो जब हमने उसे दिया ही नहीं तो इसका इंस्टेंस क्रिएट कौन करेगा। हमने स्टेप सारे फॉलो कर लिए, ठीक है, हमने एग्जांपल कल वाला लेते हैं कि हमने भाई कहा कि नोट्स हमें सबको देना है, हमने लिख के सबको सब नोट्स दे दिया, किसको, प्लान पूरा कर दिया, हमने जुनेद सर को दे दिया, जुनेद सर सबको नोट्स अपना देंगे, शेयर करेंगे, जिसको चाहिए उनसे मिल लो वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने एक्चुअल जो वर्क है, नोट्स लिख भी दिया, सब कुछ कर दिया, बट जुनेद सर को डिलीवरी नहीं किया, और हमने सबको बता दिया, और अगर कल को कोई चाहेगा उनसे मांगे तो बोलेंगे हाँ मेरे पास कहाँ है, तो मुझे तो मिला नहीं। तो डिमांड हर कोई कर सकता है क्योंकि हमने सारा फ्लो कर दिया, लेकिन जो मेन काम था उनको डिलीवर करना था वो डिलीवर हमने किया, ठीक है। दैट्स अ कंसर्न कि हमने डिपेंडेंसी हैंडल तो कर लिया सब कुछ, लेकिन इंजेक्ट नहीं कराया, जो मुझे इंजेक्ट कराना था उसके कंटेनर के अंदर, उसके डॉटनेट कोर के कंटेनर में प्रोवाइड जो करना था वो मैंने मेन स्टेप को छोड़ दिया, ठीक है, दैट्स व्हाई ये। और ये बहुत सारे लोग मिस्टेक्स, ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ऐसी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, ऐसे केस में बना तो देते हैं सब कुछ, लेकिन उसे इंजेक्ट कराना भूल जाते हैं, जब इंजेक्ट कराना भूल जाते हैं तो इस तरह कर देने लगता है, और उसमें एग्जैक्टली पता भी नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको जाना होगा अपने startup.cs के अंदर, कहाँ पे, startup.cs पर आप चलेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दो, आप जाओ अपने startup.cs के अंदर जाओ, और यहाँ पर जो इसका कंटेनर था, ये जिसकी हम बात कर रहे थे ना, ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, सर्विसेज डॉट ऐड, अभी हम सर्विस रजिस्टर्ड करने वाले हैं, तो ऐड यूज करेंगे हम सिंगलटन, अभी हम सिंगलटन यूज करेंगे, तो ऐड सिंगलटन, ठीक है। और इसके अंदर आपको दो पॉइंट ऐसे आप करली बेसिस लगाएंगे, टाइप बताएंगे, एक तो आपको इंटरफेस बताना पड़ेगा और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में सर्विस। इंटरफेस का क्या नाम है, आई एम्प्लॉई है, ये इंटरफेस है, और इसके रिस्पेक्ट में जो सर्विस है इसका नाम क्या है, एम्प्लॉई सर्विस। अब चूंकि ये इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे दोनों चीजें, ऐसे ब्रैकेट लगा छोड़ देंगे आप, ठीक है। और ये इंपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर इसे इंपोर्ट कर देना होगा, यू जस्ट गो यूजिंग वेब एप्लीकेशन 2.models.contract, एक इंपोर्ट हो गया अपने पास, यूजिंग वेब एप्लीकेशन 2.models, दूसरा भी आ गया, यानी दोनों यहाँ पर आ गए, देखो ऑटोमेटिक एरर रिजॉल्व आपकी हो गई, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने बता दिया भैया ये मेरा जो है इंटरफेस है और उसकी रिस्पेक्ट में ये सर्विस है, और आपको उसका सिंगलटन मेथड यूज किया, तो इसका मतलब है कि इसको सिंगल इंस्टेंस के थ्रू मैनेज करना है। तो अब ये जो इसका कंटेनर है ये समझ जाएगा कि इस इंटरफेस से जब कोई यूजर डेटा एक्सेस करेगा उसे इस सर्विस का डेटा प्रोवाइड करना है, और किस बिहेवियर में, सिंगलटन बिहेवियर,
सिंगलटन बिहेवियर में डेटा प्रोवाइड करना है, ये इसके पास क्या हो गया है, डिसाइड। नाउ इफ आई रन दिस प्रोजेक्ट अगेन, चलो इसको दोबारा रन करते हैं, अब क्या होता है। देखिए अब मैं चलूंगा एम्प्लॉय पे, यहाँ पर देखो डेटा लोड हो गया, डाटा भी आ रहा है, फॉर्म भी आ रहा है, सब कुछ आपका ओके, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, आपका इंस्टेंस मैनेज होने लगा है। अब इंस्टेंस आपका वो डिपेंडेंसी इंजेक्टर क्या कर रहा है, क्रिएट करके दे रहा है। चलो अब सिंगलटन हम यूज किए वहां पर, तो सिंगलटन को भी समझ लेते हैं। सिंगलटन में कंसर्न ये है कि सिंगलटन क्या कहता है कि आई विल क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस फॉर द होल प्रोजेक्ट ऑफ द सर्विस, यानी पूरे सर्विस का मैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही इंस्टेंस बनाऊंगा। तो एक ही इंस्टेंस बनाने का मतलब, अगर ये एक ही इंस्टेंस बनाएगा तो हम एक इंस्टेंस में जिसमें ये डाटा हमारा है, ये जो डाटा हमारा जिस इंस्टेंस में है इसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम जो थी हमारे साथ वो क्या थी, इंस्टेंस रिक्रिएट हो रहा था, तो जब रिक्रिएट हो रहा था डाटा हमारा रीसेट हो जा रहा था, तो हमें वो डाटा नया नहीं मिल रहा था। अब देखते हैं ऐड करके क्या होता है। अगर मैं यहाँ मान लो एम्प्लॉय नेम ऐड करता हूँ कोई आशीष, और मान लीजिए उसका कुछ मेल आईडी देता हूँ, ठीक है, सबमिट करेंगे, वैसे डिबगर लेके आएगा क्रिएट पे, तो डेटा अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर नेम और वो बाकी आया होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका ईमेल और नेम दोनों आ रहा है। वी कैन जस्ट कंटिन्यू और अगेन नेक्स्ट डिबग कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ सीधा सीधा, देखिए डेटा आ गया, यानी कि अब डेटा क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर ऐड हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, डेटा तब भी ऐड हो रहा था, डेटा अब भी ऐड हो रहा है, लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि जब आपका डेटा ऐड हो रहा था तो डिपेंडेंसी इंजेक्टर नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि आपका इंस्टेंस दोबारा क्रिएट हो जा रहा था। जब किसी क्लास का दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है नए सिरे से मेमोरी एलोकेट कर लेगा, तो वो क्या करता था कि जो पुराना डेटा था उसको हटा दिया, नई मेमोरी लगाकर नए डाटा जो जो पुराना करंट था वो दे रहा था। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कर रहा है कि एक बार इंस्टेंस बना रहा है, एक बार इंस्टेंस बनाएगा, दोबारा इंस्टेंस नहीं बनाएगा, उसी इंस्टेंस में डेटा ऐड करो, यूज करो, जो मन वो करो, उसी इंस्टेंस के अंदर सारा कुछ करेगा। तो हम अगर यहाँ पे ऐड करें, रिमूव करें, कुछ करेंगे तो सिंगल इंस्टेंस के अंदर, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर सारा काम यहाँ पे होने वाला है। दैट्स अ बिहेवियर ऑफ सिंगलटन सर्विस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर सिंगलटन सर्विस का अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज ऑफ सिंगलटन सर्विस से क्या होता है कि हम एक ही रिसोर्स को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं और हम अपना इंस्टेंस सबको शेयर कर देते हैं, सभी को इंस्टेंस मिल जाता है, सभी को मेमोरी शेयर होके मिल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप डिबग करके जाओगे तो आपको उस मेमोरी के अंदर आपको ये मिलेगा। वो जब प्रोजेक्ट या सिंगलटन का मतलब है, सिंगलटन दो केस में होगा, या तो आप उसको मैन्युअली रीसेट करो इंस्टेंस को, ठीक है, या फिर आपका जब प्रोजेक्ट ये रिस्टार्ट हो जाएगा तो वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंस ये बनाता है सर्वर लेवल पे, तो सर्वर जब रिस्टार्ट होगा तो डाटा भी रीसेट हो जाएगा, मेमोरी भी रीसेट हो जाएगी। सर पता चल जाएगा हमने बैड कोड किया है, बैड कोड एंड गुड कोड होता है, तो कैसे भी कर दिया, मतलब नहीं, आपने अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किया तो आपने जो मॉडल यूज किया ये परफेक्ट है, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्ट होगा। लेकिन कोडिंग जो पैटर्न होता है, कोडिंग पैटर्न केवल और केवल टेस्टिंग से पता चल सकता है कोडिंग पैटर्न गुड है या बैड है। उसको हम लोग ऐसे देख कर नहीं पता कर सकते, आप जब तक उसकी टेस्टिंग टेस्टर नहीं करेंगे तब तक नहीं पता कर सकते। तो टेस्टर किस लिए होते हैं, अगर हम लोग पता कर लेते गुड कोड बैड कोड को रिव्यू कर लेते, या जनरली हर कोई भाई देखो अपना जो खुद बंदा कोड लिखता है वो कोड अपना रिव्यू कभी नहीं कर सकता है, कि हम जो लिखते हैं हमें उतना नॉलेज ही है तभी तो हम उतना कोड लिख पा रहे हैं। तो वो कोड कोई टेस्टर देखेगा वही बता पाएगा कि उस कोड का कंसर्न क्या है, वो फेल होगा, सही होगा, सक्सेस है, क्या है, वो तो टेस्टिंग का फेस हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है जो सिस्टम है, जो सिस्टम हम सीख रहे हैं, अगर हम सिस्टम के साथ काम करेंगे, अब जैसे आप मान लीजिए किसी डेटाबेस का क्लास बनाते और आपने डायरेक्ट लाके, जैसे हमने पिछली क्लास में एक्सेस करके दिखा दिया, तो डेटा उसमें भी दिख जाता, काम तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन फिर व्यू के अंदर जब जाता तो वहां से वो कैंसिल कर दिया जाता, कोड रिव्यू के अंदर से कैंसिल कर दिया जाता, और फिर आपको फेल होकर के फिर दोबारा इंप्लीमेंट करते, फिर बोलते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जब तक आप फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हो, फ्रेमवर्क के नेचर में, उसके सिस्टम में काम नहीं करेंगे, तब तक उसके एडवांटेजेस आप नहीं ले पाएंगे।
किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर काम करने का मतलब है कि उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करिए, तभी उसके सिस्टम का एडवांटेज आपको मिल पाएगा, तभी उसके फीचर का एडवांटेज मिल पाएगा। इसलिए हमें डिपेंडेंसी यूज करने में बेनिफिट लगता है, और चूंकि ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्टर के अंदर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि भाई देखो, अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सर्विस कंटेनर है, इसमें हम तीन तरीके की मेथड पाते हैं, तीन तरीके का इंजेक्शन होता है। एक होता है हमारे पास ऐड सिंगलटन, ठीक है, दूसरा होता है ऐड ट्रांजिएंट, तीसरा होगा आपके पास ऐड स्कोप। ये तीन होते हैं, तीन ध्यान रखना, ये तीन अक्सर यूज होते हैं, पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है तीनों। तो सिंगलटन में आप जैसे फोर्क वाला आ गया, शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर भी वो अपना इंस्टेंस। हाँ भाई, अब इसमें हम कितना भी ऐड करते जाएंगे ना, अब हम अगर ऐड करते जाएंगे, मान लो हमने तो कुछ दूसरा ऐड किया तो भी उसके अंदर ऐड होता जाएगा। देखिए मैं कंटिन्यू करके आपको दिखाता भी, ऐड किया मैंने, देखो सेम इंस्टेंस में ऐड हो रहा है ना, क्योंकि इंस्टेंस लॉस ही नहीं होगा, वो इंस्टेंस आपका रहेगा। हाँ, अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूंगा प्रोजेक्ट को, फिर वो इंस्टेंस क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा आपको 3 से शुरू करेगा वो, जो आपने स्टार्टिंग किया हार्ड कोडेड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीन तरह का ये इंजेक्शन होता है, एक सिंगलटन है, एक ट्रांजिएंट होगा, और एक आपका स्कोप। ठीक है, जैसे आपने सिंगलटन ऐड किया तो सिंगलटन क्या कह रहा है भाई, हम एक इंस्टेंस बनाएंगे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ट्रांजिएंट क्या बोलता है, ट्रांजिएंट ये बोलेगा कि भाई हम इंस्टेंस बनाएंगे लेकिन हर बार नया इंस्टेंस बनाएंगे। अगर आपको हर बार क्लास का नया इंस्टेंस चाहिए, हर बार नया इंस्टेंस चाहिए, तो आपको ट्रांजिएंट यूज करना चाहिए। हर रिक्वेस्ट पे एक नया इंस्टेंस चाहिए तो आप ट्रांजिएंट यूज करिए, नया इंस्टेंस। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एसिंक्रोनस होते हैं, और वो टास्क परफॉर्म होने में टाइम लगाते हैं। जैसे सपोज करो एट द सेम टाइम आपने किसी एक मेथड को एक्सेस किया, और उस मेथड को परफॉर्म करने में या कंप्लीट करने में 10 सेकंड लग रहा है, और उस 10 सेकंड के अंदर आप मान लो कोई डेटाबेस का ऑपरेशन कर रहे हो, जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डेटा सेव करेगा, फेच करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा, और उसी समय इन्होंने एक्सेस कर लिया, तो वो मेथड आप करंटली यूज कर रहे हो, करंटली यूज कर रहे हो वो इंस्टेंस को। अब इन्होंने भी रिक्वेस्ट डाल दिया कि भाई मुझे भी यूज करना है, तो जब एक यूजर यूज कर रहा है तो दूसरा उसे कैसे यूज कर सकता है। अब चूंकि काम टाइम टेकन वाला है, काम समय लेगा, तो इतना इमीडिएट इनको भी एक्शन नहीं, इनको भी रिक्वेस्ट इनकी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। तो वहां पर दो केस होगा, अगर दोनों साथ में करने का प्रयास करेंगे तो या तो एक्सेप्शन आ जाएगा, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका वो काम होगा नहीं, या इनको वेट में डाल देगा। तो ऐसे केस में हम ट्रांजिएंट लगा देते हैं, ऐसा ऐसा बड़ा काम है, बड़े लेवल का काम है, ट्रांजिएंट लगा दो। तो उससे होगा क्या, ट्रांजिएंट लगाने से कि आपका इंस्टेंस अलग, इनका इंस्टेंस अलग, तो दोनों का आपस में कोई इंटरफेस या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब एसक्यूएल के अंदर आप ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, जब आप ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपको पता, ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेट ऑफ क्वेरी होता है, कई क्वेरी का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब जब कई क्वेरी का कलेक्शन जब चलेगा तो जाहिर सी बात है परफॉर्म होने में टाइम लगाएगा ना। जैसे मान लो आप एटीएम से पेमेंट निकालने जाते हो, हाँ, तो पेमेंट निकालने जाते हो तो उसके स्टेप्स होते हैं ना, टाइम लगता है ना भाई, 2 मिनट 5 मिनट टाइम लगेगा, एक ट्रांजेक्शन पूरा करने में टाइम लगता है। अब उसी बीच मान लो ये भी घुस जाए तो क्या होगा, कैसे काम हो पाएगा, मुश्किल तो आएगी ना। तो अगर हम दोनों के लिए भाई अलग अलग एटीएम दे दे, भाई आपका एटीएम अलग आपने में करो, इनका अपना अलग है, कोई टेंशन नहीं है, एट द सेम टाइम ये भी करें ये भी करें, कोई मतलब नहीं होगा। ये अपना ये कंसर्न होता है इंस्टेंस का। तो ऐसी कभी नीड होती है हमें कि जब हम लोग ऐसा बैकएंड वर्क करते हैं, डेटाबेस से रिलेवेंट वर्क करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने जनरेट होती है कि जब हमें सिंगलटन को अलग करना है, सिंगलटन हमारा अलग कंसेप्ट होगा, ट्रांजिएंट अलग होगा। ट्रांजिएंट आपको इस तरह के केसेस में बहुत हेल्प करेगा, जब आपको पास पैरेलल वर्क करना होगा, पैरेलल वर्क करना है तो अलग अलग इंस्टेंस पे काम करिए, ज्यादा सही रहेगा। डेटा फेच करना है, केवल डेटा फेच करने का केवल पर्पज हो तो आप सिंगलटन यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा।
ईआरपी देखो है, अगर आपका है तो ईआरपी में ट्रांजिएंट इज बेटर ऑप्शन होता है, ट्रांजिएंट ऑलवेज बेटर ऑप्शन, और इसको भी यूज करिए और बेटर है। नहीं ईआरपी अगर नहीं, ईआरपी अगर है तो अगर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे भी ना, कि अगर मान लो नेटवर्क बेस्ड ईआरपी है तो बहुत सारे लोग एक साथ इन्वेंटरी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग से कंसर्न से। जैसे मान लो भाई यहाँ का मान लो कम सिस्टम है, तो यहाँ पर मान लो अगर 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉय एक साथ पैरेलली काम कर रहा है, कोई अपनी इन्वेंटरी कर रहा है, कोई अपनी कर रही है, एक ही सिस्टम को सब एक्सेस कर रहे हैं ना एक साथ टाइम पे। अब ईआरपी मतलब वो नहीं कि जो आप विंडो में इंस्टॉल करके करते हो, टैली वाला सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सीआरएम की बात कर रहा हूँ, जो सीआरएम बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें यूज करता है ना एट द टाइम। हाँ उसमें हम ये कर सकते हैं, स्कोप यूज करें, इसका अपना बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि एक यूजर अगर एक ही सर्विस को बार बार एक्सेस कर रहा है तो उसको एक इंस्टेंस दो, लेकिन दूसरा यूजर अगर आ गया तो उसको वो इंस्टेंस नहीं, उसके फिर नया इंस्टेंस, हर यूजर के लिए एक नया इंस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा कि हम अगर एक ही चीज को बार बार, भाई हमारे साथ क्या है कि हम अगर एक रिक्वेस्ट देंगे और उसके बाद दूसरी देंगे, दूसरी एक के बाद दूसरी देंगे ना, तो हमारे लिए एक ही इंस्टेंस बनेगा। लेकिन जब दूसरा कोई बंदा आएगा तो हो सकता है कि वो सेम टास्क करना चाहे, तो उसके लिए क्या कर दिया, अलग इंस्टेंस बना दिया, तो उसका एक अलग बिहेवियर हो जाएगा। मतलब अगर सेम रिसोर्स से एक्सेस मिलेगा, सेम रिसोर्स मिलेगा तो सेम होगा, लेकिन अगर रिसोर्स बदल गया तो क्या होगा, एक नया इंस्टेंस। तो रिसोर्स ये डिसाइड होता है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे एक इंस्टेंस होगा, रिक्वेस्ट बदल गई, इंस्टेंस बदल गया। ठीक है, और बाकी ट्रांजिएंट आपके पास बेटर ऑप्शन है ही। ट्रांजिएंट सबसे ऐसा ऑप्शन है, ऐसी सर्विस इंजेक्टर होता है जिसमें आपको बहुत कम एक्सेप्शन मिलेंगे, बहुत कम कॉन्फ्लिक्शन आएंगे, क्योंकि ट्रांजिएंट सेपरेट इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और सेपरेट है तो आपको इश्यू कभी आने नहीं है। लेकिन इंस्टेंस का केस भी होगा, हर बार एक नया इंस्टेंस बनाएगा, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। नहीं हम नहीं, तो उसके लिए तो भाई गार्बेज कलेक्टर होता है ना भाई, आकर यूज क्लास के साथ अगर आया, यूज किया, यूज करके चला गया यूजर, तो गार्बेज कलेक्टर किस लिए है, वो क्लियर करेगा ना। वो सी शार्प के अंदर तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है, वो तो काम करेगा, फिर आपको थोड़ी करना है। वैसे ये कुकी की तरह वर्क करता है, कैसे कुकी सेव नहीं हो जाती है बोल सकते हो भाई, सर्वर पे अपना मेंटेन, ये क्लाइंट साइड होता है, सर्वर पे मेंटेन करता है। ट्रांजिएंट क्या कर रहा है, कोई तो ना सर्वर पे अपना डेटा मेंटेन कर ले रहा है और उसी डेटा को आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टेंस मेंटेन करने का यही मतलब है ना, वो भाई यही देखता है कि जब कोई, अगर हम सिंगलटन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है, कोई नए, जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आएगी ना तो पहले देखेगा इसका इंस्टेंस बना है नहीं बना है, अगर बना है तो वही प्रोवाइड कर दो। जैसे कुकी होता है कि बना है, कुकी में डाटा है तो कुकी वाला डाटा प्रोवाइड कर दो, नहीं तो फिर कुकी में डाटा स्टोर करो, नया डाटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेगा, ये क्या करेगा, देखिए अगर इंस्टेंस है पहले से तो वही इंस्टेंस दे देगा, नहीं होगा तो नया बनाएगा। जैसे मैंने पहली बार जब एक्सेस किया तो नया इसने बनाया होगा, पहली बार इंस्टेंस बनाया होगा, लेकिन दूसरी बार क्या किया इसने, नहीं बनाया, क्योंकि उसने देखा पहली बार इंस्टेंस पहले से बना हुआ है। तो जब यूजर एक्सेस करेगा तो जो पहले से इंस्टेंस बना है उसी इंस्टेंस को क्या करेगा, शेयर कर देगा, एक्सेस कर देगा, बस यूज करिए आप उसको। समझ में, ऐसा कंसेप्ट होता है। ट्रांजिएंट को समझिए, ट्रांजिएंट में कैसे काम करेंगे हम, अगर हम ट्रांजिएंट इंजेक्ट कराना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं होगा। यहाँ पर आपको जाएंगे, यहाँ पर जहां पर आपने सर्विस को इंजेक्ट कराया, अपने कहाँ पे startup.cs में, यहाँ पर हम इस वाले सेक्शन को कमेंट करके अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विसेज, यहाँ पर टाइप करेंगे सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट। ठीक है, सेम चीज आपकी होगी जैसे आपने ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, आई एम्प्लॉई और एम्प्लॉई सर्विस, वैसे देना पड़ेगा, आई एम्प्लॉई पहला और यहाँ पर एम्प्लॉई सर्विस, और उसके बाद आपने अपना ब्रैकेट लगाओ और आपने यहाँ पर सेमीकोलन। ये आपने ट्रांजिएंट इंजेक्ट कराया है, मतलब आपने काम किया ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट को समझिए एक बार कैसे काम करेगा ये।
मैं एम्प्लॉय के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हमारे पास मिल रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड ऐड करने का फिर से प्रयास करेंगे हम, आशीष का। सबमिट करते हैं, गया यहाँ पर, चाहे डिबग कर लीजिए या फिर डायरेक्टली कंटिन्यू कर लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका नया डाटा ऐड नहीं हुआ है, डाटा नहीं ऐड हुआ क्योंकि ट्रांजिएंट क्या कर रहा है, हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दे रहा है। यानी सर्विस का जैसे आपने एक बार गेट किया तो इसका इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। जब आपने क्रिएट किया तो क्रिएट पे इंस्टेंस बनाया होगा और डाटा ऐड किया होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने क्या किया होगा, अगेन इसे गेट करने का प्रयास किया तो आपने इसने क्या किया, फिर से दोबारा इंस्टेंस बना दिया। जब नया इंस्टेंस बना दिया तो डाटा ऐड जो हुआ था पुराने इंस्टेंस में हुआ था। हाँ, अब यहाँ पर नया मिल गया और जब आपको डाटा मिला तो करंट में जो अपना इंस्टेंस में होगा वही डाटा दे पाएगा वो, ठीक है। ये आपका ट्रांजिएंट का वर्क हो गया। ट्रांजिएंट क्या करेगा, हर बार एक नया इंस्टेंस बनाएगा, हर बार हर रिक्वेस्ट पे एक नया इंस्टेंस, एक ही इंस्टेंस को कभी भी दोबारा यूज नहीं करेगा। एक इंस्टेंस एक यूजर के लिए एक बार बनाएगा बस, ठीक है। ऐसे हम लोग स्कोप्ड को भी समझ सकते हैं। स्कोप्ड के केस में हम लोग केवल इंजेक्टर समझेंगे, इंजेक्टर समझेंगे कैसे इंजेक्ट कराया जाता है। तो इसमें इंजेक्ट कराने के लिए आपको करना क्या होगा, जब इसमें इंजेक्ट कराना है तो सिंपल जाएंगे सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप, यहाँ पर जाएंगे स्कोप और यहाँ पर सिंपल डाल देंगे आई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय क्या है ये सर्विस। ये आपने यहाँ पर कर दिया स्कोप। स्कोप में आपने ये बोल दिया है कि अगर आपका एक स्कोप होगा, एक स्कोप में हम केवल एक क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर स्कोप बदल गया, स्कोप बदल गया तो हम फिर नया इंस्टेंस बना देंगे। मतलब एक स्कोप में केवल एक बनेगा, नए स्कोप में हमेशा क्या रहेगा, नया सर्विस या नया इंस्टेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात किया, अभी मैंने मान लो ऐड करने का प्रयास किया तो यहाँ पर ये ऐड करेगा। इसको डिबग लगा के देखते हैं। क्रिएट पे गए, पोस्ट एम्प्लॉय पे गया, पोस्ट एम्प्लॉय पे जब आएगा पोस्ट यहाँ पर है, ऑलरेडी आपके पास लिस्ट में 3 डाटा है, चौथी आईडी जनरेट किया इसने और क्या किया, फिर इसके बाद इसने क्या किया, लिस्ट में ऐड कर दिया। लिस्ट में जब इसने ऐड किया, यहाँ पर डाटा आपका देखिए चौथा डाटा इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, आशीष का, और उसके बाद लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका ये आशीष का डाटा रिटर्न कर दिया इसने। नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पोस्ट पे गया, पोस्ट से कहाँ जाएगा, फिर ये इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पे वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन देखिए जब यहाँ पर आया तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय सर्विस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगेन एम्प्लॉय सर्विस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया, रीडाटा सेट किया और रीसेट करने के बाद फिर से क्या किया इसने, कंट्रोलर पे आया, फिर सर्विस को इंजेक्ट कराया और आपके पास फिर इंडेक्स पे आया। मतलब प्रॉपर स्टेप में आ रहा है। और यहाँ पे गेट एम्प्लॉइज, अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर डेटा देखेंगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि आपने 2 स्कोप से आपने एक्सेस किया है। मतलब एक गेट एम्प्लॉय और एक पोस्ट एम्प्लॉय है, तो गेट अलग है, पोस्ट अलग है। तो अगर हम लोग मान लो गेट से ही 2 बार एक्सेस करते हैं तो गेट हमें क्या करता है, एक ही इंस्टेंस हमें दे देता है। लेकिन अगर हम गेट पोस्ट 2 एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमने 2 अलग अलग रिक्वेस्ट दे दी उसको, वो इंटरनली हमने दे दिया, लेकिन गेट पोस्ट हमने 2 दे दिया। और 2 दे दिया तो इसका मतलब क्या, वो समझेगा कि 2 बार रिक्वेस्ट आ रही है और दोनों को क्या करेगा, अलग अलग इंस्टेंस बना देगा। मतलब पहला इंस्टेंस पहले था, अभी आपको केवल 3 रिकॉर्ड ही मिलेगा क्योंकि इंस्टेंस को उसने फिर से क्या कर दिया है, रिसेट कर दिया, ठीक है, रिसेट कर दिया। तो इसलिए आपको वो एक ही इंस्टेंस, मतलब जो करंट इंस्टेंस में डाटा होगा उतना ही प्रोवाइड कर पाएगा, बाकी डाटा आपका प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ऐड होने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं हो गया क्योंकि आपने इस तरह से काम किया हुआ है। तो आपके पास डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब डेटाबेस के साथ आप काम करोगे रियल में, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे और कैसे इसके साथ काम करना है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। देखो यही चीज होता है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये देखो शुरुआत में मैंने बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी मैं एक ही बार, अभी ये चीज ना हम लोग कंटिन्यूअस जब तक हम अपना प्रोजेक्ट एंड नहीं कर लेते तब तक इसको हम बार बार पढ़ते रहेंगे। ये बार बार, क्योंकि हर जब भी आप कोई सर्विस बनाओगे, कोई काम करोगे, सर्विस बनाना है तो उसे इंजेक्ट कराना है, इंजेक्ट करा करके ही कॉल करना है। तो ये स्टेप आपको हर बार फॉलो करना पड़ेगा, हर एक सर्विस के लिए फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें हम ट्रांजिएंट करेंगे, सिंगलटन करेंगे, वो हमारा कंसर्न है, लेकिन हमें ये स्टेप फॉलो हर बार करने पड़ते हैं क्योंकि कोई सर्विस को हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करते नहीं है बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के। हर सर्विस कॉल होगी तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से कॉल होगी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं चलने वाला।
समझ में बात? तो अभी तक कितना कंसर्न है। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो देखने वाले हम लोग हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, मतलब डेटाबेस का इस्तेमाल करना। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट द डेटाबेस एंड हाउ टू फेच द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको डॉटनेट कोर के अंदर डेटाबेस कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे आप इसे और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या है, इसका क्या रोल है, सो व्हाट यू कैन से, क्या बोलेंगे आप? एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या है और क्या रोल प्ले करेगा? मॉडल में देखो एंटिटी फ्रेमवर्क अगर हम लोग बोले यहाँ पर, तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एंटिटी फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जो कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी है। ठीक है, ये आपको डेटाबेस सर्वर से डेटा इंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि डेटाबेस को कनेक्ट करना और डेटा को डील करने की पूरी आपको फैसिलिटी देता है। आप जब भी आप डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं डॉटनेट के अंदर जब भी आप डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहेंगे, अगर अपने सी शार्प को यानी अपने एप्लीकेशन को, तो आपके पास हमेशा से दो ही टेक्निक रही है। एक टेक्निक आपकी हमेशा से रही है एडीओ डॉटनेट का इस्तेमाल करके, जो आप पहले यूज करते थे डॉटनेट के अंदर, एएसपी डॉटनेट में अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। एडीओ डॉटनेट की टेक्निक है जो कि आपका कोर लाइब्रेरी है। एडीओ डॉटनेट आपका कोर लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको पास क्या मिल जाते हैं, बने बनाए क्लासेस और मेथड है जिससे थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। हालांकि वो भी मैं आगे स्टेप में बताऊंगा आपको एडीओ डॉटनेट पे कनेक्ट करना। और दूसरा हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि एडीओ डॉटनेट को और ज्यादा एडवांस और ज्यादा इंप्रूव करके बनाया गया है। ठीक है, अब जब हम एडीओ डॉटनेट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्वेरी लिखते हैं डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए। जैसे मान लो टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है तो आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क आपका जो है एक बहुत बड़ी ब्यूटी इसके साथ है, जो ये प्रोवाइड करता है वो होता है इसके साथ क्या, लिंक क्यू। जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिंक क्यू का प्रोवाइड करता है। और लिंक क्यू यहाँ पर क्या है, लिंक क्यू यहाँ पर एक लैंग्वेज इंटरप्रेटेड क्वेरी है जो डेटाबेस क्वेरी जनरेट करने का काम करता है। मतलब आपको छोटे छोटे सी शार्प के फंक्शन मिलने वाले हैं जिन्हें आप कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में डेटाबेस क्वेरी क्या होंगी, जनरेट हो जाएगी और डेटाबेस से डेटा भी कम्युनिकेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको यूज करने से हमें ज्यादातर डेटाबेस की क्वेरी लिखने से फुर्सत मिल गई, हम ज्यादा डेटाबेस की क्वेरी नहीं लिखेंगे, अपना काम सी शार्प के फंक्शनों का यूज करके आसानी से यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप एडीओ डॉटनेट से अगर कोई कोड 20 लाइन का करते थे तो यहाँ पर वो कोड आप 2 से 5 लाइन के अंदर कर सकते हैं। आप सोचो कि आपका मतलब 25% भी आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा एडीओ डॉटनेट। जिन्होंने एडीओ डॉटनेट यूज किया होगा, एसपी में काम किया होगा, उनको पता होगा कितना गंदा कोड होता था पहले। बहुत सारा कोड लिखना, इंसर्ट करने के लिए बहुत सारा लंबा कोड होता था, अपडेट के लिए लंबा कोड होता था। यहाँ पर कोड करिए 2 लाइन के अंदर सारा काम है डन, क्योंकि ये आपका इंटरनली क्वेरी वगैरह जनरेट करता है, डेटा मैप कराता है, डेटा सेट करता है, एवरीथिंग डू इंटरनली। बहुत आसान होता है चीजों को डील करना इसके साथ। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी अपनी एक लिमिटेशन है जो डेवलपर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अगर आपका कोई बेसिक लेवल का मतलब कोई स्मॉल वर्क है, स्मॉल टास्क है, तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क का डायरेक्टली लिंक क्यू का यूज खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, लिंक क्यू यूज करिए। लेकिन लिंक क्यू के फंक्शन हम तब यूज नहीं करेंगे जब हमारे पास कोई बड़ा ऑपरेशन। तो बड़ा ऑपरेशन मतलब आपको मान लो 6-7 टेबल का ज्वाइन करके डेटा फेच करना है, तो अगर आप 6-7 टेबल का ज्वाइन करोगे डेटा तो कितना बड़ा और कितना ह्यूज डाटा हो जाएगा। उस डाटा को अगर हम लिंक क्यू का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, स्लो कर देगा, ये स्लो हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के लिए फिर हम एसक्यूएल में वो प्रोसीजर वाला टेक्निक अपनाना पड़ेगा, फिर आपको एसक्यूएल की अपनी प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, उसको कनेक्ट कराना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप टीम लीड पे जा रहे हो या टीम मेंबर में जाओगे, जब टीम मेंबर में जाओगे तो आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि भाई देखो आपको क्या करना है, क्या आता है और क्या आपको एडिशनल करना होगा बताऊंगा। नहीं प्रोजेक्ट में जाओगे प्रोजेक्ट खराब कर दोगे और फिर प्रोजेक्ट खराब किया तो एग्जीक्यूट भी कर दोगे कंपनी वाले। ठीक है,
बेस्ट तरीका वैसा देखो, हर चीज के लिए प्रोसीजर तो नहीं लिख सकते हैं भाई। एक मान लो छोटा सा आपको कंट्री का लिस्ट चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर तो नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, जो स्मॉल टास्क है वो सब लिंकियों की मदद से करेंगे, जो हैवी टाइप के टास्क होंगे उसको प्रोसीजर से करेंगे। दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क होंगे, परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगी, काम की स्पीड भी बनी रहेगी। अब पता चले हर चीज के लिए प्रोसीजर लिखने बैठ जाओ, एक दिन का काम आप 4 दिन लेके करते बैठो, वो भी आपका भी वहां परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में खुद की परफॉर्मेंस खराब करके बैठोगे, उसके बाद में जाएगा, पहले आपका चला जाएगा नौकरी, ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस चीजों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। टाइम भी मैनेज करना है, काम भी बना देना है आपको, चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपल ये समझते हैं कि डेटाबेस कैसे इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड पैकेज है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक डेटाबेस से, एक टेबल से डेटा हम बनाकर फेच करके क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो टेबल से एक डेटा बनाएंगे। और अभी तो हम लोग यहाँ पर देखो, जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं तो इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और है, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क आपको डेटाबेस से ऑपरेट करने का या कनेक्ट करने के 3 अप्रोच देता है। 3 इसके अलग अलग अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड द कोड फर्स्ट अप्रोच, मॉडल फर्स्ट अप्रोच एंड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ये 3 अप्रोच होते हैं, तीनों को आपको समझना पड़ेगा, तीनों अलग अलग अप्रोच में आप काम कर सकते हैं। कोड फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है, सबसे पहला अप्रोच जो है कोड फर्स्ट अप्रोच है। कोड फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है, कोड फर्स्ट अप्रोच बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, आपके पास डेटाबेस पहले से बना नहीं है, तो आप अपना सारा कुछ कोड लिखो, यानी कि अपना C# में ही मॉडल बनाओ, सब कुछ बनाओ, और यहीं से एक प्रोसेस है माइग्रेशन की, एक माइग्रेशन की प्रोसेस को फॉलो करो, आपका बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक डेटाबेस और टेबल वगैरह सब कुछ क्या हो जाएंगे, जनरेट होकर के आ जाएंगे, सब कुछ बैकग्राउंड में जनरेट हो जाएगा। मतलब हमें फिर डेटाबेस वाले पोर्शन पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में प्रोसीजर वगैरह लिखना पड़ा तो देख लेंगे, बट बाकी हमें काम करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको केवल C# पे काम करना है, वो सारा कुछ बैकग्राउंड में माइग्रेशन के टाइम जनरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस ये होता है, बोलता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या बोलेगा, भाई आपने मान लो आपका डेटाबेस पहले से बना हुआ है और उसी पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर पहले से बना हुआ है तो आपको पहले से जो बना डेटाबेस है उसी को क्या करना है, आपको यहाँ पे कनेक्ट कराना है, और कनेक्ट करके उसी के रिस्पेक्ट में आपको अपने जो मॉडल वगैरह सारा होगा वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, और फिर आपको अपना काम करना है। यानी एक केस ये हो गया हमारे पास डेटाबेस पहले से है और उसे हम यूज करके क्या कर रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो कुछ केस में ऐसा होता है डेटाबेस पहले से बना बनाया मिलेगा, आपको उसी को कनेक्ट करके यूज करना है, तो वहां पर आप कोड फर्स्ट अप्रोच न लगाकर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ केस ऐसे होते हैं कि ना तो डेटाबेस है और ना तो हमें कोड का पता है। जब डेटाबेस भी नहीं है, कोड भी नहीं पता है, इसमें आ जाता है फिर मॉडल फर्स्ट अप्रोच। मॉडल फर्स्ट अप्रोच आपका सबसे कम यूज होने वाला अप्रोच है, लेकिन बहुत इजी वाला अप्रोच, सबसे आसान अप्रोच ही होता है। आपको कुछ नहीं पता है, आपको एक मॉडल ORM मिल जाता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर डायग्राम, एक ORM मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो डिजाइनिंग वाला, उसमें आपको एक पेज मिल गया, उसमें आप अपना राइट क्लिक करके मतलब बिना किसी कोड के लिखे हुए आप अपना एंटिटी क्रिएट करो, उसके अंदर फील्ड क्रिएट करो, उसके अंदर को जो भी करना, रिलेशनशिप बनाना, जो कुछ करना सब कुछ कर लो। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आप उसको क्या करेंगे, अपडेट करते। जैसे आप उसे अपडेट करेंगे ना, अपडेट करते समय क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में डेटाबेस एक जनरेट कर देगा और आपके C# में मॉडल भी उसका जनरेट करके सब कुछ दे देगा। मतलब आपको जीरो कोड में आपका पूरा ऑपरेशन करके वो दे देगा। ये ठीक है ना, ये आलसी लोगों का लक्षण है। कमी इसमें ये है कि आप बड़े सिस्टम को ORM से मैप नहीं कर सकते। जब आपके पास केवल 2-4 टेबल 10 टेबल तक की बात है तो 10 टेबल तो मैनेज करना आसान होता है। अब लेकिन अगर 200 टेबल आ जाए, 500 टेबल आ जाए डेटाबेस की, तो फिर आप उस ORM में मैनेज फिर वो आपको जो इतना आसान लगता है उतना ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, क्योंकि जब 500 टेबल एक पेज में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, फिर उसे कहाँ मैनेज करोगे आप, आपको खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगी कौन चीज कहाँ मैप हो रही है, कौन चीज कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है, तो वहां पर आप नहीं हो पाता। हाँ, ये अप्रोच तब बेटर होता है जब आपके पास 2, 4, 6 या 10 टेबल तक की लिमिटेशन है, उतना काम है तो कोड नहीं करना है, आप उतने काम को मैनेज करने के लिए आप फटाफट आप मतलब 2 घंटे के अंदर अगर आप चाहो तो पूरा एप्लीकेशन बनाकर रख दो, बैकग्राउंड और एप्लीकेशन पूरा तैयार करके रख दो।
बहुत फास्ट काम हो जाता है। डॉटनेट में कुछ चीजें ऐसी दी गई है, डॉटनेट कोर के अंदर खास करके कुछ ऐसी चीजें टेम्पलेट बेस्ड दी गई है जिसमें आप ऑपरेशंस जीरो कोड लिखने, मतलब बहुत कम कोड लिख करके भी आप अपना कंप्लीट ऑपरेशन विद इन 10 मिनट 20 मिनट आप सब कुछ कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। लेकिन एक्चुअल क्या होता है ना, वो चीज हम करते इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नीड हमेशा कस्टम होती है, एग्जैक्ट वो नीड नहीं होती जो वो देता है, हमें हमेशा कस्टम रिक्वायरमेंट होती है। तो कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फिर काम करना पड़ता है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करने में कोड फर्स्ट अप्रोच सबसे नंबर 1 पे होता है। एंड दैट्स व्हाई कोड फर्स्ट अप्रोच 90% केस में कोड फर्स्ट अप्रोच फॉलो किया जाता है। 90% केस जो है वो कोड फर्स्ट अप्रोच का है, बाकी जो है 10% में आपके सारे होते हैं, चाहे वो मॉडल फर्स्ट हो चाहे डेटाबेस फर्स्ट हो। क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तभी फॉलो हम करते हैं जब हमारे पास पहले से डेटाबेस बना होगा। और अगर कहीं ऐसा केस होता है कि आपको ही, क्योंकि देखो कहीं कहीं या किसी किसी केस में क्या होता है, कुछ क्लाइंट के पास या तो होता है पहले से डेटाबेस बना होता है, या कुछ ऐसे कंपनी होती हैं जहां पर डेटाबेस डिजाइनर अलग होते हैं और डेवलपर अलग होते हैं, तो वहां डेटाबेस बन के मिलता है। लेकिन आपके केस में हमेशा क्या होता है कि आपको ही डेटाबेस बनाना है, आपको ही कोड बनाना है, आपको ही सारा कुछ मैनेज करना है। तो अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो आप एक बार डेटाबेस क्यों बनाओगे अलग से, फिर एप्लीकेशन में बनाओगे वहां काम करोगे, आप एक ही बार करो ना कोड फर्स्ट अप्रोच पे, डेटाबेस भी बन जाएगा इधर भी काम हो जाएगा। तो 2 बार काम करने से अच्छा एक बार करो। अगर मुझे ही करना होगा तो मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे क्यों काम करूंगा, क्योंकि फिर मुझे एक बार डेटाबेस बनाना पड़ेगा, सारा कुछ करना है, फिर मुझे क्या करना, वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा, C# के अंदर या एप्लीकेशन में करना है। मैं 2 बार क्यों करूंगा, मैं क्या करूंगा एक बार करूंगा, यहीं पे करूंगा, यहीं से माइग्रेशन मारूंगा और ऑटोमेटिक डेटाबेस बैकग्राउंड में जनरेट, और इधर काम भी हो गया, अपना टाइम सेव होगा ना इससे। तो इसलिए कोड फर्स्ट अप्रोच आपका जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला अप्रोच जो आपको ज्यादातर फॉलो करना है। कुछ केसेस में मैं बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा केस नहीं है, डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन यूज होता है कुछ केसेस। ठीक है, तो अभी देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है और कैसे इसके साथ आपको काम करना है। ठीक है, तो सेम प्रोजेक्ट पे कर दे, नया प्रोजेक्ट ले ले, नया ले ले। चलो एक काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट लगा, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पर फिर से वही .NET कोर वेब मॉडल व्यू कंट्रोलर लिया हमने, नाम इसका दे देते हैं, मान लीजिए मान लो CRUD ऑपरेशन। ठीक है, CRUD ऑपरेशन दे देते हैं। CRUD हो गई, आगे पीछे मेंटेन कर ले, मैनेज कर ले। चलो यहाँ पर एप्लीकेशन का टाइप वही रखेंगे, कुछ नॉर्मल नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही, और इसको कर दिया हमने क्रिएट। इसमें 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, आपको एंट्री फ्रेमवर्क कनेक्ट करने में समझने पड़ेंगे, बाकी करते करते रट जाता है, फिर कुछ लगता नहीं कुछ है, शुरू में थोड़ा लगेगा आपको। तो ये एप्लीकेशन हमारा बन के आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी हमें काम करना हो कोड फर्स्ट अप्रोच पे, सबसे पहले आप मॉडल पे काम करेंगे। कहाँ पे, मॉडल पे। सबसे पहले हम एक मॉडल बनाने वाले हैं जिसके लिए मुझे डाटा बनाना, मान लो मुझे एम्प्लॉय की टेबल बनानी है और उसके अंदर हमें क्या करने हैं, कुछ डेटा वेटा मेंटेन करने हैं। तो हम एक बनाएंगे किसका मॉडल, हाँ पहले इमेज बना लो, कनेक्ट करना तो वहां नहीं रहा है, पहले इमेज बना लो, इमेज देखेंगे, आगे देखेंगे, सबको साथ में लेके चलो। तुम वैसे करोगे तो फिर तो यार तुम्हारा हम सोचने लगे तब तो पता चले एक कोई पढ़ा पाएंगे हम, बाकी सब तो भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं, इमेज के सारे ऑप्शन हम देखेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे हम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिए, क्योंकि एक साथ साथ अगर मैं सारी चीज बताने का प्रयास करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बना ले रहा हूँ। अब देखो एंटिटी फ्रेमवर्क में जब कोड फर्स्ट अप्रोच में काम करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा एक बात क्या है, यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क में जब आप काम करेंगे तो जो आपका मॉडल है, मॉडल ही आपका क्या है, ब्रैकेट में टेबल है। जो डेटाबेस में टेबल होती है वो क्या है, यहाँ पर मॉडल है। और मॉडल मतलब क्लास, जो आपकी क्लास है वो ब्रैकेट में क्या है, टेबल है। क्लास का नेम क्या है, टेबल का नेम है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी मतलब ये जो हम बनाने वाले हैं, ये सब टेबल के क्या बनेंगे, फील्ड बनेंगे।
टेबल के फील्ड मतलब कॉलम, टेबल के कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो हमें जो हमें चाहिए, मान लो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल चाहिए जिसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, जेंडर जैसे कॉलम चाहिए, तो उसका हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नाम का मैंने यहाँ क्लास बनाया, उसके अंदर क्या किया, सारी प्रॉपर्टी बना दिया जो भी हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब बनाएंगे, उसके बाद फिर माइग्रेशन का स्टेप देखेंगे, फिर वो कैसे करना उसकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, आईडी बनाया, ठीक है। आईडी हमारा हमेशा क्या होता है, मैंडेटरी होता है एक आपको आईडी कॉलम, क्योंकि एडिटिव फ्रेमवर्क हमेशा बोलता है कि आपको अपने टेबल के अंदर एक कॉलम आईडी 100% जरूर रखना है, क्योंकि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, जिसना ऐसा आरडीबीएमएस के रूल में कहा गया है, ठीक है। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए, जो कि हमेशा क्या होगा, आपका आईडी होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, prop, this may be string type of, and the again next property, let's prop string should be email, next prop should be string sender, ठीक है। and next prop may be decimal, it may, ये हमने क्या बना दिया, उसकी प्रॉपर्टी बना दी, जो हमें यहाँ पर चाहिए, आपकी मर्जी जो बनाना बना, ठीक है। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आईडी को हम मैप करेंगे प्राइमरी की से, इसके लिए यहाँ पर एक आपको की नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है, और की का ध्यान रखिएगा के कैपिटल है, और ये आपका एट्रीब्यूट मिलेगा कहाँ पे, इसके लिए आपको एक नेम स्पेस चाहिए, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, यू जस्ट नीड टू बी इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट जस्ट यूज द डेटा एनोटेशन नाम का नेम स्पेस है, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंपोर्ट करेंगे ये फिक्स हो जाएगा। ये डिफाइन कर रहा है आपका आईडी कॉलम जो है, ये आपका रहेगा प्राइमरी की, इस की एट्रीब्यूट को लगाने से आईडी कॉलम क्या होगा, प्राइमरी की में डिफाइन या कन्वर्ट। सर इसमें फिर वो ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं, हाँ वो हम माइग्रेशन का टाइम बताते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये जब की बनाएगा ना, ये ऑटोमेटिक की का कॉलम जो है आइडेंटिटी जनरेट कर देगा, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये ऑटोमेटिक करता है। लेकिन हम माइग्रेशन के टाइम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए समझो कि ये आपका कॉलम प्राइमरी की बनेगा, ठीक है, और प्राइमरी की जो बनेगा वो आपका बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी रहता है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ये आईडी प्राइमरी कैसे, मतलब लिंक कैसे हो रही है की एट्रीब्यूट से, ये जो की एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, ये जो आपने लगाया जो ना, ये क्या करेगा, इस कॉलम को डिफाइन, मतलब जिस कॉलम के ऊपर लगाएंगे ये वाला एट्रीब्यूट, ये उसी को मानेगा क्या, प्राइमरी की, उसी को प्राइमरी की डिफाइन कर देगा। तो की एट्रीब्यूट हमेशा होता है जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसके ऊपर आप उसे डाल दो। मैक्स वर्कर मैक्स में जाएंगे, सब बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, मैक्स में जाते हैं, ठीक है। बाकी उसको माइग्रेशन टाइम आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ? उसके लिए आप यहाँ पर दो तरीका होता है, इधर यूज कर सकते हैं सेकेंडरी के, मतलब फॉरेन की के लिए ना, फॉरेन के लिए यहाँ पर फॉरेन की नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको एक मॉडल मैपिंग होता है जो नया तरीका दिया गया है .NET कोर के अंदर, एंट्री फ्रेमवर्क के अंदर, मॉडल मैपिंग का तरीका था। मॉडल का जो जिस मॉडल को यहाँ पर एज अ सेकेंडरी की इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, उस मॉडल का टाइप सेट कर देंगे। तो देखो नियम क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट टेबल होता है उसका प्राइमरी की हमेशा सेकंड टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की इंप्लीमेंट होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी में यहाँ होता है, तो उसका जो प्राइमरी की होगा वो ऑटोमेटिक उठा के यहाँ पर फॉरेन की इंप्लीमेंट कर देगा, उसका प्राइमरी की उठाकर ऑटोमेटिक यहाँ पर उसे एज अ फॉरेन की मैप कर देगा। ये बहुत आसान सा स्टेप होगा, आने वाले सेशन में सीखेंगे हम लोग फॉरेन की कैसे। हाँ नहीं, आपको की लगाने नहीं है, की तो पहले लगा, फॉरेन की नाम का एट्रीब्यूट आता है वो पहले लगाते थे, अभी वो लगाने नहीं, अभी आपको केवल मॉडल मैप करा देंगे, अपने आप ले लेगा अपने। अभी वो क्या देखता है ना, देखो नियम क्या बोलता है कि जो बेस टेबल होगा उसका प्राइमरी की ड्राइव टेबल के अंदर या सेकंड टेबल के अंदर जब फॉरेन की इंप्लीमेंट होता है, तो अगर आपने उसके अंदर प्राइमरी की बनाया होगा तो इसमें ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, फॉरेन की बना देगा। तो उसे बताना नहीं है कि आपको कौन सी की बनाना, क्या बनाना, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा उसका प्राइमरी की, उसको फॉरेन की बनाकर आपको दे देगा। बहुत इजी मैपिंग है, आने वाले सेशन में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अभी इसके बाद जैसे आपने मॉडल बनाया, इसके बाद आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी होगी, जो क्लास क्या काम होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी का करेगा काम। जो क्लास क्या करेगा,
डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम करेगा, एंड उसके साथ साथ और क्या करेगा, डेटाबेस में जो आपका ये टेबल है इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिस लिस्ट के साथ आप लिंकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा ऑपरेट करने वाले हैं, इसके साथ आप डेटा ऑपरेट करेंगे, वो लिंकिंग वाला काम ये करेगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। वो क्या यूज करेंगे, लेट अस सी कैसे करना आपको है। आइए देखिए, क्लास बनाया मैंने एक, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं इसका नाम दे सकता हूं मान लो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और ये क्लास हमेशा एक क्लास को इनहेरिट करता है जिसका नाम होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है डीबी कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें कि क्या है एग्जैक्टली, तो अगर हम बात करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट एक क्लास है, ठीक है, जो एक बेस क्लास के तौर पे यूज किया जाता है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, एंड दिस क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्ट योर डेटाबेस। यही क्लास आपकी है जो आपके डेटाबेस को कनेक्ट करके आपको प्रोवाइड करता है, यही क्लास आपकी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली बेस क्लास व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कनेक्ट द डेटाबेस। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लास होती कहां है, ये क्लास है, इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सा, एंटिटी फ्रेमवर्क को। अब इस पैकेज को आप या तो न्यूगेट से जाके इंस्टॉल कर लो, या डायरेक्टली यहां से भी क्लिक करके आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे बेटर यही है कि मैं जाके वहां से इंस्टॉल करूं, यहां से इसे ना करूं तो ज्यादा सही, ठीक है, क्योंकि मुझे एक नहीं 2-3 पैकेज इंस्टॉल करने होंगे, तो मैं यहां से नहीं कर रहा। तो अब मुझे पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, मैं इसे हटाऊंगा और मैं पहले जाऊंगा पैकेज इंस्टॉल करेंगे कैसे। एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। जस्ट गो हियर और बिल्ड टूल्स में जाकर के भी आप इंस्टॉलेशन अपना कर सकते हैं। ब्राउज वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने पैकेज सर्च करेंगे। आपको क्या इंस्टॉल करना है, सर्च हियर। सो लेट्स आई वांट टू सर्च द एंटिटी फ्रेमवर्क 4। आई वांट टू सर्च टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से 3 पैकेज इंस्टॉल करना है, ध्यान से देखना, 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर पहले कोर इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभी, और वो वर्जन का इश्यू आ जाता है, क्योंकि आप जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं वो क्या है आपका 3.1 है, और आपने जो इंस्टॉल किया है वो क्या है आपका, अभी आपने जो सेलेक्ट किया था वो आपने क्या है 6.0 है ना। तो आपको क्या करना है, पुराने वर्जन पे जाना है। मैं यहाँ पर 5.0.1 चेक करता हूँ, क्योंकि ये जो 6 होगा ये आपका .NET Core 5 के लिए होगा, जो लेटेस्ट वर्जन इसका होगा वो पुराने वर्जन के लिए होगा, मतलब नए वर्जन के लिए होगा, .NET Core 5 के लिए। अभी .NET Core 3 यूज कर रहे हैं, 3.1 यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें 1-2 वर्जन क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। देखो अभी मैं इंस्टॉल करूंगा तो होपफुली ये इंस्टॉल कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है और ये होपफुली इंस्टॉल भी कर देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इंस्टॉलेशन देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। एक वर्जन आपने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का। दूसरा आपको इंस्टॉल आप करना है आपको यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल का, एक इंस्टॉल करेंगे, इस पे चलेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसमें भी क्या करना है आपको है पुराने वर्जन को सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसे भी आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ओके, एक्सेप्ट। तीन पैकेज मेन है जो याद रखना हमेशा इंस्टॉल करने हैं, बाकी पैकेज जरूरत पड़ने पर मैं बताऊंगा आपको कब क्या इंस्टॉल करना है। कौन सा, नहीं वो हो जाएगा फिर कोर 2.1 के लिए होता है ना वो। देखो जो एंटिटी फ्रेमवर्क के वर्जन है ना वो .NET Core के वर्जन के हिसाब से कंपैटिबल डिजाइन किए गए, तो जैसा उसका वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग इसका वर्जन आपको कंपैटिबल है। 2.1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 3.1 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है। भाई जैसे जैसे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, एक अलग लाइब्रेरी है,
जैसे जैसे आपका .NET कोर अपडेट हो रहा है वो भी क्या करता है अपने आप में अपडेट करता जाता है। तो जो जिस टाइम अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वर्जन यूज करना पड़ेगा। अब मान लो कोई .NET कोर 5 यूज कर रहा है, कोई 2 यूज कर रहा है, तो 2 वाला जो 2 वाले वर्जन को यूज करेगा। मैं यूज कर रहा मैं 3 वर्जन से रिस्पेक्ट में जो होगा, कोई 5 का ही करेगा 5 वाला यूज करेगा। उसके उसको उसके रिगार्डिंग जो वर्जन होगा देखना पड़ेगा। चलो 2 हो गए। तीसरा पैकेज इंस्टॉल करूंगा मैं यहाँ पर ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 5 और 5 का भी कुछ ऐसे वर्जन यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल। ये भी इंस्टॉल हो जाता है तो परफेक्टली हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन हो जाएगा और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इंस्टॉलेशन आपको करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी मत करिएगा कि अब इसमें क्या होगा ना, जब आप पुराने वर्जन कभी इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ अपडेट में वो पूछेगा आपको अपडेट करने के लिए, तो आपको अपडेट नहीं करना है, ध्यान रखना। अपडेट कर दोगे तो सिर्फ एरर आ जाएगी प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो अपडेट कर वो तो बोलेगा ही अपडेट करने के लिए क्योंकि उसके हिसाब से पुराना है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो भाई 3.1 पे है ना, आपका 5 पे तो है नहीं, इसलिए आपको प्रोजेक्ट रोल बैक फिर करना पड़ेगा आपको, फिर से आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारा डन है। अब हम चलेंगे अपना यहाँ पे वापस आएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर क्या करेंगे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को अगेन इनहेरिट करेंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर दिया हमने। अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मिल गया आपको, यहाँ पर इनहेरिटेंस आपका हो गया डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चलना होगा और सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, चलो कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो इसका बेस क्लास है, यानी कि जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट की बेस क्लास है, जो आपका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, उसको हमें क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा। एंड जस्ट टू इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इस बेस क्लास को अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूं, अगर मैं इस बेस क्लास के अंदर जाऊंगा, इसके डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलिए, राइट क्लिक करिए, इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे आप, ठीक है, डेफिनेशन पे चलेंगे, इसका जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर आप देखेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट का, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन क्या ले रहा है, ये ऑप्शन ले रहा है एज अ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज है, तो पैरामीटराइज में देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को या क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ले रहा है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसका सिस्टम है, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, यूज करनी पड़ेगी, ये सारे मेथड वगैरह इसके। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे एक आपके पास आता है मेथड ऑन कॉन्फ़िगरिंग, जो एक्सेप्ट करता क्या है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन कॉन्फ़िगरिंग को भी हमें यहाँ पर ओवरराइड करने की परमिशन है, क्योंकि एक वर्चुअल मेथड है, वी कैन ओवरराइड दिस वन मेथड। जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरिंग के टाइम, अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन एडिशनली देना है, वी कैन जस्ट पास दिस ऑप्शन, ठीक है। तो 2 स्टेप्स होंगे, हम देखते हैं कैसे करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करूंगा, तरीके अलग अलग होंगे ना, आपको मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा 2-3 प्रोजेक्ट के अंदर। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चलेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन एंड देन दिस शुड बी टाइप ऑफ एप्लीकेशन context and just take the options, you just take the options and the provide this option inside the base class, मतलब कहां पर, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्या किया, ऑप्शन को प्रोवाइड कर दिया, फाइन, यहाँ तक काम हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पब्लिक एक आपको प्रॉपर्टी बनानी होगी, किस टाइप का, डीबी सेट टाइप का, और इसके अंदर आपको अपना मॉडल देना है, कौन सा मॉडल है आपका, एम्प्लॉई, उसका एक प्रॉपर्टी बना लेना है, किसी भी नाम से बना लो, और इसके अंदर क्या लगा देंगे आप, गेट सेट, ठीक है। ये आपने उसका क्या कर दिया। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर ये है सिंपल सा, ये जो एम्प्लॉई नाम की क्लास है, ये डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉई नाम से या एम्प्लॉइज नाम से क्रिएट होगा,
ठीक है, इस नाम से टेबल क्रिएट होगा और इसी नाम का हमें एक कलेक्शन मिलेगा, जेनरिक कलेक्शन, जिसकी मदद से हम लोग डेटाबेस से डेटा लेंगे देंगे, मतलब जो डेटाबेस का हमारा कम्युनिकेशन होगा लिंक्यू की मदद से, वो इसी क्लास की हेल्प से आप कर पाएंगे, इसी क्लास का हम यूज करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी एम्प्लॉइज टेबल का नाम है और यही आपका कलेक्शन का नाम भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है, इसी नाम का टेबल भी बनेगा बैकग्राउंड में और इसी नाम का आपका जो है आपको लिस्ट भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप डेटा को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, आफ्टर द माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद की स्टेप से बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको जाना होगा डेटाबेस। डेटाबेस का पहले कनेक्शन चाहिए आपको, जिस डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, जिस चूंकि सर्वर कनेक्शन चाहिए आपको, सर्वर कनेक्शन आपको करना है कॉन्फ़िगर। और जनरली आप जब आप एएसपी के अंदर काम करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा आपके पास वहां पर एक web.config नाम का फाइल होता है, वहां पर web.config है, उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर appsetting.json है। यहाँ पर appsetting.json है, तो जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम appsetting.json के अंदर जाकर कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग कनेक्ट करा देंगे किसकी मदद से, startup.cs की मदद से। ठीक है, क्योंकि सर्विस इंजेक्ट कराना है तो startup.cs की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। कई चीजें हैं, कई स्टेप्स हैं, मैं आपको अभी देखो, जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो अलग अलग आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। तो प्रॉब्लम यही होती है जब हम लोग एक ही चीज को सीख के जाते हैं, प्रोजेक्ट कहीं मिल गया, कोई दूसरा आर्किटेक्चर यूज किया हुआ तो आप वहीं फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या लिखा गया, कैसे लिखे, इसने कैसा किया, हम कैसे सीख के आए हैं, फंस जाते हैं आप। इसमें आपको 2-3 स्टेप तरीके हैं जो कंसर्न है उसे समझना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे चीजों को डील कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इस पे हमें टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम चलेंगे अब appsetting.json के अंदर। अब हमें जिस सर्वर को कनेक्ट करना है, पहले तो बात आ गई सर्वर के बारे में, सर्वर हमारे पास होना चाहिए। तो सर्वर के लिए यहाँ पर आपको पता है कि ऐप का लेफ्ट साइड में यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर है, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो पहले हम सर्वर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करें आप, यहाँ पर डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ पर सर्वर का नेम देना पड़ेगा, यहाँ पर रिफ्रेश करके अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको एसक्यूएल सर्वर से आपका सर्वर का नेम देना पड़ेगा, जो कि आपको उठाना पड़ेगा, जो भी आपका डेटाबेस सर्वर का नेम होगा। यहाँ पर देखो एक्चुअल में यहाँ पर तो बहुत सारे सर्वर है, ये सब लाइव सर्वर कनेक्टेड है, सारे आ जाते हैं। अब इसमें मुश्किल ये है कौन सा चल रहा है कौन सा बंद है, ये मुझे देखना पड़ेगा। जरा से ये वाला देखता हूं मैं, इसमें मैं सर्वर का नाम दे देता, मान लो क्रड कोर। ठीक है, क्रड कोर नाम से मैंने क्या किया, एक डेटाबेस नाम दिया है। इसको टेस्ट करेंगे कनेक्शन को, अगर सक्सेसफुल होगा तो सक्सेसफुल आएगा, नहीं तो फेल का भी मैसेज आएगा। तो टेस्ट करने से ये पता चल जाएगा। आपके में एक ही कनेक्शन होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, कह रहा है दिस कनेक्शन कैन नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज़ अच्छा नहीं ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सही है, टेस्ट कोर डीबी यहाँ पे देते हैं, मान लो क्रड कोर नाम का बनाया और इसको हम यहाँ से करते हैं ओके, कनेक्टेड है, सही चल रहा है। ठीक है, अभी पूछ रहा है डेटाबेस पहले से बना था नहीं, ठीक है, एंड जस्ट टू क्रिएट इट। बस केवल आपको ब्लैंक डेटाबेस बना के यहाँ पे छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। बन गया यहाँ पर, ये एक ब्लैंक डेटाबेस बना है, आप देखेंगे इसके अंदर अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, इसके अंदर न तो कोई टेबल है, टेबल वगैरह हम जाएंगे खाली होगा, कुछ अभी बना नहीं इसके अंदर है, क्योंकि सब कुछ क्या है अभी ब्लैंक है, एवरीथिंग ब्लैंक बनेगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही बना के आपको देगा, कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस केवल सर्वर की में रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उसी के लिए क्या किया, इसको कनेक्ट किया है। एंड जस्ट टू राइट क्लिक करते हैं अब इस पे, आप इसका क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, इसका डेटा सोर्स। ये जो इसका डेटा सोर्स है आपको यही क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि यही क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब आएंगे आप कहाँ पे, इसे बंद कर देंगे, आएंगे आप कहाँ पे, appsetting.json के अंदर, और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करनी होगी, यहाँ पर चल के कौन से नाम से, कनेक्शन स्ट्रिंग, और आपको अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का कोई भी नाम देना होगा। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, मान लो डिफॉल्ट कनेक्शन,
कोलन कनेक्शन का नाम, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब आप अपनी एप्लीकेशन में जितने भी डेटाबेस कनेक्ट करेंगे वो सब कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आएंगे, और हर कनेक्शन का अपना, हर सर्वर का क्या होगा, अपना एक नेम होगा, और उसके रिस्पेक्ट में उसकी क्या होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग। दिस इज अ बेसिक एंड स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डेटाबेस सर्वर। आपने यहाँ पर अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको यही रखना है, लेकिन ये कनेक्शन का नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, जिस नाम से यहाँ पर दोगे इसी नाम से आगे आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा, और ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाता है, जो कि आपका आपने मिला आपका सर्वर से। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप इनसाइड द app-setting.json। यहाँ पर आपने कर लिया, एंड द फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे startup.cs के अंदर और अपना कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे अब startup.cs के अंदर, जहां पर हम सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाले पोर्शन के अंदर, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर, यहाँ पर जाएंगे और ऐड करेंगे सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम देना होगा। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट क्लास, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अरे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये क्लास का नाम है, कंट्रोल डॉट से नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर आपको यहाँ पर एक कॉल बैक देना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर आपको कनेक्शन बताना है। तो मैं ऐसे दूंगा यहाँ पर ऑप्शंस लैम्डा, एंड दिस शुड टेक एंड पैरामीटर लाइक व्हाट, ऑप्शंस डॉट जस्ट यूज द यूज एसक्यूएल सर्वर, यूज एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एंड दिस फंक्शन एग्जिस्ट इनसाइड द नेम स्पेस, अ लाइब्रेरी जो अभी हमने इंस्टॉल किया था, कौन सा, एंटिटी फ्रेमवर्क 4 के अंदर। ठीक है, और इसके बाद अंदर आपको यहाँ पर देना क्या है, इसके अंदर आपको देना है कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी आपको यहाँ पर देना है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको app-setting.json से कनेक्शन को रीड करना है या कोई भी डेटा रीड करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस या प्रॉपर्टी है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आई कॉन्फ़िगरेशंस आया है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल से कोई भी डेटा या कोई प्रॉपर्टी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे रीड करना है, तो मैं कैसे रीड करूंगा इस प्रॉपर्टी को, ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या यूज करेंगे, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और अपने कनेक्शन का नाम दे देंगे। किस नाम से आपने यहाँ बनाया है, तो आप डिफॉल्ट कनेक्शन नाम से बनाया है, तो आपको इसे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, दैट्स अ स्टेप, फाइन, दैट्स अ स्टेप, ये हो गया यहाँ पर आपका डन। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस डन हो चुका है, मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन का पूरा स्टेप परफॉर्म कर लिया, एंड फाइनली आपको अब क्रिएट करना होगा सर्विस इंटरफेस। सर्विस इंटरफेस को इंसर्ट कराएंगे, कंट्रोलर, कंट्रोलर में सर्विस को कनेक्ट कराएंगे, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट। लेकिन हाँ, इतना करने के बाद आप अपना माइग्रेशन का जो वर्क है, माइग्रेशन अब आप कर सकते हो, माइग्रेशन कर सकते हो, डेटाबेस जनरेट कर सकते हो, सारा चीज सही है, लेकिन आगे काम करने के लिए अभी आपका सर्विस और इंटरफेस बनाने का काम बचा है, कंट्रोलर बनाने का भी काम आपका बचा है। तो उस स्टेप पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अब एक बार कर लेते हैं, माइग्रेशन पहले कर लेते हैं, डेटाबेस जनरेट हो जाता है, एंड देन उसके बाद फिर चल के अपना आगे का काम कर लेंगे, सर्विस बना करके कनेक्ट करा के डेटा फेच कर लेंगे। ठीक है, आइए माइग्रेशन में हम क्या करेंगे, डेटाबेस जनरेट करेंगे। माइग्रेशन जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, अपने टूल पे, आपको जाना होगा टूल मेनू पे, अरे भैया तुम नहीं आ जाओ, तो यहाँ पे जाएंगे टूल्स पे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, न्यूगेट पैकेज, पैकेज मैनेजर कंसोल, कंसोल ओपन करेंगे आप, और यहाँ चलेंगे, और यहाँ से आप कमांड देंगे। कमांड क्या देना है, सबसे पहले, सबसे पहला 3 कमांड, यहाँ पर 3 कमांड यूज होगा, रख लेना। इनेबल माइग्रेशंस, इनेबल माइग्रेशंस, पहला कमांड आपको जाएगा माइग्रेशन को इनेबल करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट कमांड इज कंप्लीट। ठीक है, सेकंड होता है ऐड माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन का नाम किस नाम से बनाना आपको है, हमने कहा यहाँ पर माई
माइग्रेशन माई माइग्रेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका डन होने वाला है। माइग्रेशन इससे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब माइग्रेशन जब जनरेट होगा तब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जनरेट होगा वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, माइग्रेशन के दौरान क्या चीजें परफॉर्म होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो द माइग्रेशन प्रोसेस इज गोइंग टू सक्सेस, ऑलमोस्ट सक्सेस, ये सक्सेस होने वाला है। इसके बाद देखिएगा इसमें क्या होगा। ठीक है, जैसे माइग्रेशन सक्सेस हुआ, देखो परफॉर्म कंप्लीट हो गया। जैसे परफॉर्म हुआ यहाँ पर इसने क्या किया, एक माई माइग्रेशन डॉट cs नाम का फाइल जनरेट किया है। इसके अंदर क्या है, एक माइग्रेशन नाम का बेसिकली कंसर्न जनरेट हुआ है, फाइल जनरेट हुआ है। आइए इसमें देखते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, इनसाइड द माइग्रेशन। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक पार्शियल क्लास जनरेट हुई है जो इनहेरिट कर रहा है किसको, माइग्रेशन को। और इसके अंदर देखेंगे तो दो फंक्शन मिलेंगे आपको, एक अप मिलेगा और एक डाउन। अप और डाउन दो ही फंक्शन होता है माइग्रेशन के अंदर, ध्यान रखना, दो ही फंक्शन में सारा कुछ। ठीक है, अप मतलब होता है व्हाट यू वांट टू ऐड इनसाइड द डेटाबेस, एंड डाउन मतलब व्हाट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में ऐड क्या करना है वो सब क्या है, अप है, और डेटाबेस से रिमूव क्या करना है वो सब क्या है, डाउन। ठीक है, तो जो ऐड वाली फंक्शनलिटीज होंगी, चीजें होंगी, वो सब कहां जाएंगी, अप में चली जाएंगी। और जो रिमूव करने वाली फंक्शनलिटी होंगी, चीजें होंगी, वो कहां चली जाएंगी, डाउन में चली जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें भाई, अभी तो हमने कुछ रिमूव करने की बात की नहीं है, तो डाउन वाला जो आपका सेक्शन है वो क्या है, खाली है। और ये बस केवल यही बोल रहा है भाई, अगर मान लो इन केस किसी वजह से एम्प्लॉय टेबल आपकी बनी होगी उसके अंदर, तो उसे क्या करेगा, ये ड्रॉप, मतलब ड्रॉप करके खत्म कर देगा। और नया टेबल चूंकि बनाना है उसे, पहले डाउन चलेगा, टेबल ड्रॉप करेगा और नया टेबल क्या करेगा, बनाएगा। तो मेन काम तो हुआ हमारा कहाँ है, अप में। अगर अप वाले फंक्शन को दिखाऊं मैं आपको, देखो इसके अंदर क्या हुआ है, ऑटोमेशन बिल्डर क्रिएट टेबल क्या कर रहा है, यहाँ से टेबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज है। और इसके अंदर कॉलम के कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉलम कॉन्फ़िगरेशन है जो देखो इसने खुद ले ली है अपने से। हमने जो भी डेटा टाइप दिया अपना मॉडल के अंदर, उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिक इसने मैप किए हैं। क्या किया, देखो एसक्यूएल सर्वर आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट इसने बना दिया आईडी कॉलम को 1 to 1 पे, कॉलम नेम बना दिया, और टाइप स्ट्रिंग चूंकि वहां दिया जिसने किसको मैप कर दिया, एंड वर्कर मैक्स से मैप कर दिया। आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी करने के बाद आप फाइनल कमांड चलाओगे वही डेटाबेस के अंदर इफेक्ट होगा, वही इफेक्ट वहां पर परफॉर्म होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें ऐड करनी, मॉडिफाई करनी, ये सारा उसने बना के अपने से दे दिया कि आपको ना करना पड़े, इसने खुद से कर दिया है। और यहाँ पर जिस कॉलम को अपना आईडी वाईडी मैप करना है, देखो प्राइमरी की मैप कर दिया खुद ही आईडी कॉलम को। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सारा कुछ आपको बना के इसने। अब आपको क्या करना है, फाइनल कमांड, अगर इसमें कोई चेंजेस है तो कर लो, और उसके बाद फाइनल कमांड को एग्जीक्यूट करा दो। जैसे फाइनल कमांड आप एग्जीक्यूट कराएंगे, आपका डेटाबेस जनरेट होकर के आ जाएगा और चीजें आपकी एवरीथिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, आओ देखते हैं फाइनल कमांड चला के अब कैसे करना है। तो फिर से मैं चलूंगा इधर ही, और यहाँ पर जो फाइनल कमांड है चलाने के लिए नीचे आएंगे, और यहाँ पर मैं डालूंगा फाइनल अपडेट डेटाबेस। लास्ट कमांड आपके पास है अपडेट। जैसे मैंने अपडेट डेटाबेस कमांड चलाया, ये एग्जीक्यूट करने के बाद आप फाइनली देखेंगे एवरीथिंग कंप्लीट होगा, और आपका जो डेटाबेस है जनरेट हो गया होना चाहिए। अगर मैं आपको लेके चलूं कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और आपके टेबल में अगेन मैं ले चलूं यहाँ पर, इसको जरा सा रिफ्रेश मार दो एक बार। अगर आप इसे रिफ्रेश मार देंगे, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी टेबल जो है एम्प्लॉइज नाम की देखो बन गई है। और ये बाय डिफॉल्ट एक टेबल और बनाता है माइग्रेशन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये जितने भी माइग्रेशन करता है ना, ये सबका क्या करता है, हिस्ट्री डाटा मेंटेन करता है। ये सारी चीजों का एक हिस्ट्री मेंटेन करता है, जो कि आपका कहाँ जाएगा, माइग्रेशन हिस्ट्री के अंदर आएगा। एम्प्लॉइज के अंदर आपका जो एम्प्लॉइज तो है, मतलब जो आपने बनाया है वो आपका एम्प्लॉइज है, आपका डेटाबेस यहाँ पर जनरेट हो गया। अभी आपने एक ही मॉडल कॉन्फ़िगर किया था, दैट्स व्हाई एक ही टेबल बना है। अगर जितने मॉडल कॉन्फ़िगर करते हैं उतने टेबल यहाँ पर ये बना दें। ठीक है, एंड दिस इज द होल प्रोसीजर, कैसे आपको इसको मतलब एंट्री फीमेल कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कनेक्ट कराना है, कैसे आपको माइग्रेशन परफॉर्म करना है। ये आपका डेटाबेस तक का काम है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, अब बस आपको सिंपल सर्विस बना करके उसे कॉल करके कंट्रोलर में ले जाकर लोड कराना है, डेटा हैंडल करना है, दैट्स इट। तो फिर से माइग्रेशन होगा। जितनी बार आप माइग्रेशन, जब भी कुछ चेंजेस करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो आपको अगेन माइग्रेशन करना पड़ेगा। माइग्रेशन इनेबल नहीं करना है, केवल ऐड करना है
और अपडेट, दो कमांड चलानी होगी, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। ठीक है, ऐड माइग्रेशन अपडेटेड, जब भी कोई डेटाबेस के अंदर चेंज करो, वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी भी चेंजेस क्यों ना हो, आपको माइग्रेशन ऐड और अपडेट करना पड़ेगा। दैट्स अ फिक्स। नहीं, आपके काम के नहीं है, सिस्टम के काम के, वो सिस्टम अपने लिए रखता है। कोई बात नहीं, फिर से जनरेट हो जाएगी, हो जाती है, उसका कोई कंसर्न नहीं। ये इसलिए होता है ना, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए होता है। आपने डेटाबेस के अंदर कितनी बार चेंजेस किए हैं, कितनी बार काम किए, जितनी बार चेंजेस करो उसका डेटा वहां पर रहेगा। अब कोई डेवलपर है, अब वो क्या करता है भाई, वो काम कर रहा है, अब मान लो आज से आपने काम किया, 2 महीने तक काम कर रहे हो, तो हम कोई टीएल आपका देखना चाहे तो तुम कितनी बार डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हो बार बार, वहां हिस्ट्री से निकाल के देख लेगा तुम कितनी बार काम किए हो। तो बोलते हैं भाई तुम मेंटेन कर, तुमसे हटाना मत तुम, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पता चलता है। नहीं पता चलो आप बोलो कि हमने तो चेंज ही नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया हमारे डेटाबेस में काम, तो वो क्या करेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते, सेफ निकलने वाली बात होती है, वो बोले हमने तो किया नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, तो क्या करेगा, हिस्ट्री उठाएगा, जाएगा, देखेगा, तुम बोलेगा तो तुमने इस टाइम पे इस डेट पे ये चेंजेस किया था तुमने, देखो ये तुम्हारे सामने है, निकाल लेते हैं वो हिस्ट्री वहां से। हैं? कुछ भी करना नहीं, देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया, मान लीजिए कुछ भी चेंज करना है ना, तो देखो अब जैसे मान लो मॉडल में कोई चेंजेस किया मैंने, मान लो यहाँ पर नेम है और मैंने यहाँ पर कर दिया, मान लो नेम को ई नेम कर दिया, ठीक है, तो ई नेम आपको जब भी करना होगा तो अगेन क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब माइग्रेशन ऐड करेंगे, मान लो यहाँ पर ऐड माई माइग्रेशन 2, सेम नाम से नहीं होगा, माइग्रेशन बदलना पड़ेगा, मैंने 2 कर दिया, क्योंकि हर बार एक नया माइग्रेशन बनेगा ना, तो 2 माइग्रेशन सेम नाम से कैसे बन सकते हैं, टेबल तो सर एक ही रहेगी, टेबल एक ही रहेगी, मतलब जो माइग्रेशन डेटा डिटेल बनेगी, क्योंकि इस बार दोबारा माइग्रेशन बना है, और देखो यहाँ पर अप में क्या गया, यहाँ पर देखो रीनेम कॉलम ले रहा है, ये चेंजेस हमने किया ना, रीनेम कॉलम ले रहा है और नेम कॉलम को किससे चेंज कर रहा है, ई नेम से अपडेट कर रहा है, और अप में तो कुछ नहीं करना है, अगर अप में है तो आपका ये वही चीज कर रहा है, ठीक है, डाउन में अप में यही कर रहा है, ठीक है, रीनेम हो गया। अब यहाँ पर रीनेम अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चला देना होगा अपना अपडेट डेटाबेस। अब जब मैं इसके अंदर जाऊंगा, अपडेट हो गया होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, और मैं अगर इसको रिफ्रेश एक बार करूँ आपका, तो देखो नेम क्या हो गया अपना, ये नेम हो गया। माइग्रेशन हिस्ट्री में जाओ, यहाँ पर इसको शो टेबल डाटा करो, देखो क्या इसमें आया है, देखो यहाँ पे डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको देखो इसमें मिलेगा, देखो ये पता चल रहा है कि आपने भाई, आपने यहाँ पर देखो एक माइग्रेशन ये किया है और एक माइग्रेशन आपने ये किया हुआ है, 2 माइग्रेशन आपने किए हुए। आप भी 3 बजे कर लेता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें, क्या पूरा प्रोसेस है ये। अब हम क्या करेंगे, फाइनली सर्विस बना करके डेटा कॉल करने की बारी आ गई है, लास्ट स्टेप पे चलने वाले हैं, ठीक है। एंड देन इन दिस केस वी जस्ट क्रिएट either inside the model folder either a separate folder, या तो सेपरेट फोल्डर में बना ले हम लोग, ठीक है, सर्विसेज का, या फिर हम उसी फोल्डर के अंदर क्या करें, अपना एक इंटरफेस बनाए, सर्विस बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर ले,
ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, जनरली हम लोग एक मॉडल पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं रिपोजिटरी पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग एक फोल्डर बना लेंगे, यहाँ पर हम नाम रखेंगे उसका रिपोजिटरी। क्या बनाया मैंने, एक रिपोजिटरी बना दिया। और इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, पहले इंटरफेस बनाऊंगा, क्लास क्रिएट द इंटरफेस। इंटरफेस का नाम वही होगा आई एम्प्लॉय। इसके अंदर आप अपना पब्लिक लगा दो, इसके अंदर अपना मेथड जो भी है डिक्लेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे पहले तो एम्प्लॉय गेट करना है, मान लो एक ही मेथड मुझे चाहिए गेट का। ठीक है, तो गेट या पोस्ट दो ले लो, कोई बात नहीं, दो मेथड ले लो, जैसे गेट पोस्ट वहां लिया था आपने। तो मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ गेट। गेट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लिस्ट ऑफ क्या गेट करेंगे, एम्प्लॉय। नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल डॉट करके नेम स्पेस ले लेंगे। दिस मेथड इज द गेट एम्प्लॉइज, दैट्स इट। गेट का डिक्लेरेशन हो गया। सिमिलरली एक मेथड और डिक्लेयर कर देंगे एम्प्लॉय, दिस विल बी द पोस्ट एम्प्लॉय। और इसके अंदर डाटा चाहिए हमें, किसका डाटा आएगा, कहां से, पोस्ट का कैपिटल डाटा होगा एम्प्लॉय टेबल का, यानी एम्प्लॉय मॉडल का, विद द नेम ऑफ, मान लो ये पोस्ट में हो गया। गेट का बना दिया, दो पोस्ट में, दो मेथड आपने क्या किया यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इनसाइड योर डेटाबेस। फाइन। अब डिक्लेरेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सर्विस बनानी है। क्या चलना है, ऐड एम्प्लॉय क्लास एंड जस्ट क्रिएट द एम्प्लॉय रिपोजिटरी। फाइन। एंड दिस रिपोजिटरी विल इनहेरिट, किसको इनहेरिट करेगा, ये आई एम्प्लॉय, और इसे इंप्लीमेंट भी करेगा। तो कंट्रोल डॉट एंड जस्ट टू इंप्लीमेंट इंटरफेस। अच्छा, इंप्लीमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो आई मतलब कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसको इंजेक्ट करा लेना होगा, क्योंकि उसे आपको यहाँ पर यूज करना है। देन हाउ कैसे कराएंगे, सो जस्ट क्रिएट द प्राइवेट टाइप ऑफ इंस्टेंस आई एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, इसी नाम से नहीं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इट शुड बी एप्लीकेशन एंड जस्ट क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इनहेरिट कर लीजिए। एंड देन पब्लिक यूजर कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ऐसे करेंगे इसको हम लोग कैसे, फिर से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड इनसाइड दिस गो हियर एंड जस्ट टू बी कॉल लाइक अ कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस कॉन्टेक्स्ट शुड बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर एंड द कॉन्टेक्स्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू दिस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। क्या कर दिया आपने इसके अंदर इंस्टेंस, ये मतलब ये हो गया, आपने अपनी सर्विस को इंजेक्ट करा दिया, जो कॉन्टेक्स्ट सर्विस थी उसको आपने यहाँ पर क्या किया, इंजेक्ट करा दिया। ठीक है, एंड फाइनली अपनी जो सर्विसेज है इंप्लीमेंट कर लो। तो मैं यहाँ पर गेट एम्प्लॉय को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, जो क्या करेगा, केवल एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा, रिटर्न एम्प्लॉइज, या फिर आपने यहाँ पर किस नाम से बनाया है, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट आपसे नाम बनाया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से एम्प्लॉय नाम की प्रॉपर्टी को उठाएगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके क्या करेगा, गेट करा देगा। तो गेट का हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ आपको पोस्ट करना है, यानी क्रिएट करना है। सिंपल पोस्ट में बताऊंगा अभी, बाकी आगे चल के मैं थोड़ा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड, ऐड करेंगे किसको हम लोग, एम्प्लॉय को, और उसको डेटाबेस के अंदर फाइनली अपडेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे। क्या है यहाँ पर, सेव, एंड फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे, उसी ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट किया, लाइक दिस। ये 3 लाइन का कोड कर दिया आपने, एक सर्विस भी बना दिया और आपने यहाँ पर उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया। अब इन चीजों को आपको चलना है startup.cs के अंदर इंजेक्ट करा देना होगा, जैसा हमने यहाँ पर पिछले स्टेप में सीखा, सिंगलटन यूज करो या ट्रांजिएंट। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपल सा सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट, और यहाँ पर आई एम्प्लॉय आएगा पहले नंबर पे, आई एम्प्लॉय नेम स्पेस चाहिए, ऐड कर लीजिए, और उसके बाद अपना एम्प्लॉय रिपोजिटरी, दोनों चीजें आपकी आ गई, ऐड किया आपने यहाँ पर, इनको क्या किया, दैट्स इट। एंड द फाइनल स्टेप आपके पास क्या है, लेट्स क्रिएट द कंट्रोलर। ऑलरेडी होम कंट्रोलर है, एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लेंगे यहाँ पर, न्यू कंट्रोलर, इम्पटी कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोलर, और यहाँ कंट्रोलर का नाम दीजिए जो भी आपको देना हो। हम यहाँ पर देने वाले क्या है, ये एम्प्लॉय नाम से बनाने वाले हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर।
कंट्रोलर बन गया। अब सेम कंसर्न होगा, कंट्रोलर के अंदर भी आपको अपना सर्विस क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट कराना पड़ेगा, सेम तरीके जैसे आपने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में किया था। तो प्राइवेट टाइप का है आपके पास, क्या है आपके पास, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय सॉरी आई एम्प्लॉय है, नॉट एम्प्लॉय रिपोजिटरी, क्योंकि इंटरफेस यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे आई एम्प्लॉय एंड दिस शुड बी अ एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड जस्ट टू गेट द नेम स्पेस एंड क्रिएट द कंस्ट्रक्टर पब्लिक एम्प्लॉय कंट्रोलर and I employee with employees, and inside this employees equal to employee, ये आपका हो गया इंजेक्ट। आपने इसे यहाँ पर कर दिया फाइनली इंजेक्ट। और जब ये इंजेक्ट हो जाएगा अब आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड हाउ टू यूज, जस्ट टू गेट द डाटा, इफ यू वांट टू गेट द डाटा वेयर emps equal to whatever the service name employees dot you just get employees, get कर लिया और ये डाटा आपने कहाँ पास कर दिया, आपने व्यू पे, डाटा आपने अपने व्यू पे पास कर दिया, फाइनली पास हो गया। अब इसका व्यू बना लेंगे, लेट्स राइट क्लिक ऐड व्यू। अगर टेम्पलेट जनरेट करना चाहे तो यहाँ पर रेजर व्यू ले सकते हैं आप बहुत आसानी तरीके से। अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह तो आपको यहाँ से इजीली टेम्पलेट ऐड करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पर टेम्पलेट नहीं बनाऊंगा, मैं केवल ब्लैंक ऐड करने वाला हूँ, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, केवल इंडेक्स नाम का व्यू बनाएंगे बिना किसी मॉडल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक ब्लैंक व्यू बन जाएगा यहाँ पर इसी इंडेक्स नाम से, और उस व्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से अपना ये डाटा प्रिंट कराएंगे। किसका कंस्ट्रक्टर, ये वाला एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ सर्विस को इंसर्ट कराना है। जब आप कभी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अकॉर्डिंग सर्विस को इंसर्ट कराने की बात करते हैं तो इंसर्ट सर्विस हमेशा कंस्ट्रक्टर की मदद से होती है। इंसर्ट मतलब एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी सी शार्प क्लास का। तो नॉर्मल क्या होता है, हम सी शार्प की जब क्लास बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो सर्विस या क्लास को हम इंस्टेंस न बना के उसे इंजेक्ट कराते हैं। दिस इज द अल्टरनेटिव टेक्निक ऑफ द क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द एनी क्लास। हाँ, रिपोजिटरी तो हम इससे पहले पिछले सेशन में आज भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा इससे पहले सेशन में डिस्कस किया था। मतलब रिपोजिटरी कंसर्न डिस्कस करने का यही हमारा है। रिपोजिटरी क्या है, डॉटनेट कोर आपका जो है यह रिपोजिटरी पैटर्न के साथ पैदा हुआ है, मतलब बॉर्न है, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का पैटर्न चलता है, जिसमें हम रिपोजिटरी या डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप मतलब जो इस आईओसी का पैटर्न हुआ है, आईओसी के अकॉर्डिंग कहता है कि कोई भी इंटरफेस और कोई भी सर्विस जब दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड होंगे, मतलब इंटरफेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस का मतलब आपका क्लास और इंटरफेस कनेक्टेड होंगे तो यूजर जो कनेक्ट करेगा इंटरफेस को कनेक्ट करेगा और सर्विस आपकी बैकग्राउंड में डील होगी, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है, ये उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। तो हमें यहाँ पर जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में काम करते हैं तो मेरा जो इंटरफेस होगा उसी को हम इंजेक्ट करा, मतलब क्लास को डायरेक्टली इंस्टेंशिएट ना करके इंटरफेस को इंजेक्ट करा करके डेटा एक्सेस करते हैं। कंपलसरी नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता कंपलसरी है, लेकिन डॉटनेट कोर यूज करते हो तो इसीलिए बनाए डॉटनेट कोर गया। जो डॉटनेट कोर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका विद बॉर्न दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर डॉटनेट एमईसी में क्या बुराई थी, डॉटनेट एमईसी यूज करिए, पुराना वर्जन यूज करिए, क्योंकि उसमें बॉर्न के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं था। लेकिन इसके अंदर अगर हम आए और इन्होंने हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन दिया देन हमें अचीव तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। और अगर हम यही नहीं कर पाए तो क्या फायदा रहेगा। डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटरफेस मत बनाओ, आप सर्विस बनाओ और सर्विस को डायरेक्टली क्या करो, इंस्टेंशिएट कर लो, काम होगा, आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही चलेगा। सर्विस मतलब क्लास है जिसके अंदर आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हो, वो क्लासेस। भाई कोई एम्प्लॉय है, क्रिएट होगा, अपडेट होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, तो बिजनेस लॉजिक हो गई ना, तो क्लास के अंदर ही आएगा, वही सर्विस होता है यहाँ पे। और उसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा इंटरफेस
इंटरफेस उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि कौन कौन सा मेथड का एक्सेस देना है, वो इंटरफेस डिसाइड करेगा। देखो इंटरफेस ऑलरेडी बताया है मैंने, सी शार्प के अंदर सी शार्प आती है तो इंटरफेस पता होगा, सर्विस क्लास नॉर्मल होती है, इनको कनेक्ट करना मैंने बता दिया। तो दोनों कनेक्ट कैसे करते हैं, बाकी डिस्कशन इसके बीच जो है होते रहेंगे। बहुत सारे डिस्कशन है, एक दिन में तो कुछ नहीं खत्म हो सकता है, भी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, भी बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 3-4 क्लास हमारी इसी में लगने वाली है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स है। अभी उसका मैं डायग्राम बना के बताऊंगा कैसे ये मैप करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा, बिकॉज इतना छोटा स्टेप नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप है ये। अब बहुत सारी चीज इसके अंदर है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन डॉटनेट में लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में जाके अचीव करते हैं, वो भी सही तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं, केवल एक पैटर्न अचीव करते हैं। यहाँ तो हमें 3 पैटर्न अचीव करने हैं, डायरेक्टली शुरू में ही अचीव करने हैं। इट्स अ बिगेस्ट थिंग, ये बहुत ब्रॉड थिंग है, और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2-3 क्लास में इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे, तो कोई बात नहीं। अभी एक प्रोजेक्ट पे किया मैंने, 1-2 प्रोजेक्ट के अंदर, अभी इसको धीरे धीरे करके हम अल्टरनेटिव तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम टाइम देंगे, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मॉडल हमारा बिल्ड हो नहीं रहा है, उसका रीजन क्या है, कोई फ्रेमवर्क या कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होगी जो फुलफिल नहीं होगी, या फिर अगर ये बिल्ड नहीं कर पाए कभी भी, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, या तो बिल्ड ना कर पाए तो प्रोजेक्ट को अपना बिल्ड कर दीजिए, तो ये बिल्ड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल के लिए वेट कर लेते हैं, अगर बिल्ड हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तब भी देख लेंगे। देखो व्यू तो हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है, अब व्यू में हमें क्या करना है, डेटा एक्सेस करना अपना है, यानी जो हमने डेटा टेबल में बनाया था, या टेबल में डेटा था हमने रखा नहीं है, लेकिन अभी देखो हम क्रिएट वाला ऑपरेशन जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, टेबल के अंदर 2-3 एंट्री मार देता हूँ, ऐसे स्टैटिक हार्ड कोडेड एंट्री मार देता हूँ, वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगली क्लास में उसको हम क्रिएट वगैरह करने का भी काम कर लेंगे, मतलब आगे फिर स्टेप बढ़ाएंगे तो करेंगे। तो हम इसके अंदर हार्ड कोड एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, शो टेबल डाटा करेंगे, और इसके अंदर हार्ड कोड एंट्री आप मार दीजिए। जैसे हमने कहा नेम डाल दिया मैंने दीपक, ईमेल दीपक 323@gmail.com, जेंडर मान लो मेल, सैलरी मान लो 12,000, ठीक है। यहाँ पर राजेश gmail.com मेल, और यहाँ पर मान लो सैलरी। मैनुअल अभी डाल रहे हैं ना, अभी हम पार्ट ऑफ क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, वहां से वो बाद में कर लेंगे, अभी तो फिर एक दिन में सारा कुछ कैसे कर लेंगे, इतना टाइम नहीं होता। चलो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ ये इतना काम अपना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 एंट्री कर दी है, एंड दिस 3 एंट्रीज रिफ्रेश करेंगे, 3 एंट्री हमारे पास यहाँ पर है, मतलब ये जब हम डेटा एक्सेस करेंगे तो 3 रिकॉर्ड हमें वहां पर मिलने चाहिए। देन हाउ टू एक्सेस द डाटा, सिंपली उसको स्टेप देख लो व्यू पे। टेबल में मुझे डेटा दिखाना है, देन हाउ कैसे करना है, सबसे पहले आपको टेबल का डेटा मैप करना पड़ेगा। कैसे मैप करेंगे, मॉडल आई इनमरेबल में इसको कन्वर्ट करना हमें है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में फिर से डिटेल में। देन यहाँ पर पूरा हमें ऑपरेशन देना पड़ेगा, करंट ऑपरेशन के अंदर नेम स्पेस हमारा क्या है, करंट ऑपरेशन है मॉडल का, मॉडल्स के अंदर क्या है यहाँ पे, इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैप कर रहे हैं। एंड देन एक टेबल बना लीजिए अपना आप, HTML की नॉर्मल टेबल होगी, TR बनाइए, और इसके अंदर क्या बनाइए, क्या प्रिंट कराना है, ID नेम TH, क्या प्रिंट कराना है, ईमेल TH, जेंडर अगेन TH, क्या है आपके पास, ठीक है। इतनी चीज आपको प्रिंट करानी है, तो आपने यहाँ पर ले लिया। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चला देंगे, क्या लगाएंगे, लूप, ठीक है। तो लूप लगाने के लिए आपको चलना होगा नीचे, आपको यहाँ पर करेंगे ऐड फॉर ईच, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर ईच यहाँ पर वेयर EMP इन, कहां से आएगा डेटा आपका, मॉडल से, ठीक है। एंड देन लेट्स क्रिएट अगेन TR, रो आपको रिपीट करनी होगी, इसके अंदर TD एट EMP डॉट, क्या एक्सेस करना आपको है, ID। तो ID आपको जितने कॉलम चाहिए क्या करिए आप यहाँ पर रिपीट कर दो, मुझे यहाँ पर ID चाहिए था, और क्या चाहिए, नेम चाहिए, ये नेम हो गया हमारे पास, ईमेल चाहिए, ईमेल ले लिया मैंने यहाँ पर, जेंडर चाहिए आपके पास, जेंडर ले लो, और सैलरी चाहिए तो, ठीक है। टेबल है तो कुछ बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, मैं दे दे रहा हूँ ऐसे ही, टेबल टेबल, ठीक है, दैट्स इट। इतना करके लोड कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, क्या होगा देखते हैं।
सिंपल प्रोजेक्ट आपका अभी रन करने वाला है, प्रोजेक्ट आपका रन करेगा। प्रोजेक्ट रन कर गया। यहाँ पे एक्सेस करते हैं किसको हम लोग, एम्प्लॉय को। तो मैं एम्प्लॉय डालूंगा, यहाँ पे एंटर मारेंगे। राउट के अकॉर्डिंग देखिए डाटा आ गया आपका, आपके सामने है। 3 एंट्री आपने किया था, दीपक, राजेश और अमित का। अमित की एंट्री आपको, ये होल स्टेप है किस तरह से प्रॉपर तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, किस तरह से आपको सर्विस बनानी है, उसे इंसर्ट कराना है, कैसे एक्सेस करना है, पूरा स्टेप। अब इसी स्टेप को, इसी टेक्निक को आपको ज्यादा एक्सपैंड करना होगा और इसको स्टैंडर्ड तरीके से करने की जरूरत आपको पड़ेगी। इसको ज्यादा आपको डीप करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत हो गया। जिन्हें आता है वो तो कर ले।